अभी जोर पड़ेगा, मैं पूछूंगा तो उसकी उसकी वो मत कर। हाँ। जो हाँ, तो देखो फास्ट हम लोगों को स्टार्टिंग से जितना भी मैक्सिमम हो सकता है, कवर हो सकता है, उतना करते हैं। और जिसके पास जैसे जो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ चुका है उसके पास लिखा भी होगा, और उसमें अगर कुछ अपडेट करना है, कोई चीज ऐसी मिल जाती है तो अपडेट करना है। वरना जो मैं अभी बातें या फैक्ट्स बोल रहा हूँ उनको क्या करना है, उनको हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। मतलब वो काम वाले फैक्ट्स हैं जो मुझे लगते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो पता ही होने चाहिए। नमस्ते सरिता, नमस्ते ईशु, दीपिका, संजू, दीपाली। नहीं नहीं, ये एप्लीकेशन है बट फिर उसको कर देंगे यूट्यूब पे इसको। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी। फर्स्ट, देखो स्टार्टिंग, ये कोई फैक्ट नहीं है, बहुत अच्छा, बस वर्ड इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए, वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? जब करेंसी बीच में नहीं थी, पैसा नहीं था, लोग वस्तुओं का विनिमय करते थे, लेन देन करते थे, तो उसको बार्टर सिस्टम करते थे। बार्टर सिस्टम में समस्याएं होती थी कि सबसे बड़ी समस्या होती थी डबल कोइंसिडेंस। दोनों की जरूरत होनी चाहिए, मेरी भी और दूसरे वाले की भी। अगर हम वस्तु विनिमय कर रहे हैं तो उसको भी जरूरत होनी चाहिए, मुझे भी जरूरत होनी चाहिए। बट ये बार्टर सिस्टम से कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि एंशिएंट इकोनॉमी किस पे आधारित होती थी, बस। ठीक है, ये याद रखना है, उसको क्या बोलते थे? वस्तु विनिमय, जो लेन देन एक्सचेंज होता था उसको बोलते थे। प्रॉब्लम हम नहीं देख रहे हैं। फिर शुरू होता है मनी, तो करेंसी का एवोल्यूशन शुरू होता है, मुद्रा का विकास। और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें कुछ फैक्ट्स लिखने हैं, पॉइंट्स। जिसके पास ऑलरेडी लिखे हैं वो अच्छे हैं, नहीं लिखे हैं तो फिर आप वो फैक्ट्स कुछ लिखने हैं। इंडिया में सबसे पहले जो करेंसी डेवलप की, प्रॉपर करेंसी, वो इंडो ग्रीक यवन लोगों ने डेवलप की। इंडो ग्रीक, ये फैक्ट शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाना। इवोल्यूशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम के बाद जब शुरू हुआ तो सबसे पहले इंडो ग्रीक, ये यवन उनको बोलते थे, उन्होंने डेवलप की इस करेंसी को। और इंडो ग्रीक के बाद में ये सिस्टम और बढ़ता चला गया। हालांकि इंडो ग्रीक ग्रीक से देखो आने से पहले भी सिस्टम चलते थे, बट वो प्रॉपर सिक्के नहीं थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मौर्य डायनेस्टी उससे पहले बनी थी, बट वो लिखनी है इंडो ग्रीक से पहले, पहले आई थी। बट उनके टाइम पे जो सिक्के थे वो प्रॉपर नहीं थे, उनको पंच मार्क कहते थे। क्या बोलते थे? पंच मार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट होता था कि मौर्य डायनेस्टी जो थी उसमें इनको आहत सिक्के बोलते थे। 5 कोने के होते थे, पंचमार्क भी बोलते हैं, आहत सिक्के। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ रहे थे अशोक के टाइम पे सिक्के कौन से चलते थे, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे सिक्के कौन से चलते थे। फिर सिक्कों सिक्कों की जो, मतलब क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी आई, विविधता, इतने सिक्के अलग अलग बनने लगे। जो राजा, अच्छे राजा जिनके पास पैसा वैसा होता तो अपने तरीके के सिक्के बनाते थे वो। ठीक है, उनमें से एक डायनेस्टी थी कुषाण, और उस कुषाण का सिक्के सिक्के बहुत पूछे जाते हैं, आज भी फेमस होते हैं कुषाण के सिक्के, क्योंकि प्योर गोल्ड सिक्के ये चलाते थे। भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं कुषाण राजाओं ने, और उसमें उसका नाम है विमकड फिशस। उसका नाम मैं लिख देता हूं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट आदमी है, विमकड फिशस। ये चलाता था सोने के सिक्के, बिल्कुल शुद्ध। इसको छोड़कर कुछ लोगों ने और यूनिक सिक्के चलाए, जैसे सातवाहन राजाओं ने सिक्के चलाए लेड के। सातवाहन जो डायनेस्टी थी उन्होंने लेड या शीशे के सिक्के चलाए, शीशे के सिक्के चलाए सातवाहन राजाओं ने। तो ऐसे कॉइन्स चलते चले गए। सबसे कभी कभी एक क्वेश्चन और बस लिख देना यहाँ पर, एक बड़ा फेमस डायनेस्टी थी गुप्ता डायनेस्टी। सबसे ज्यादा गोल्ड के सिक्के किसने चलाए? गुप्त राजाओं ने। मैक्सिमम गोल्ड, देखो सबसे शुद्ध इन्होंने चलाए हैं, प्योरेस्ट, लेकिन मैक्सिमम गोल्ड क्वाइन, जो सबसे अधिक सोने के सिक्के हैं, वो गुप्त राजाओं के। तो इतने तो राजा पूछ लिए जाते हैं कि किसने कौन से सिक्के चलाए। इसके बाद अगले पे हम लोग चलते हैं। धातु, देखो धातुएं जो थी वो कम पड़ रही थी, दुनिया आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा था, जनसंख्या आगे बढ़ रही थी। अब वो सिक्के जो थे वो सोना चांदी कम है, लिमिटेड है, कितने सिक्के बन पाएंगे? तो इसलिए कुछ लोगों ने सोचा ऐसी धातुओं के सिक्के बनाए जाएं जो ज्यादा है, जैसे लोहा है, आयरन है, कॉपर है, तांबा है, सोना चांदी कम है। तो क्या हुआ,
कि भारत में एक राजा, मिडिवल टाइम में एक रूलर था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उस वो तुगलक भारत में पहला इंसान था जिसने सिक्के चलाए, या जिसके बारे में बोलते हैं उसने टोकन करेंसी शुरू की। हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा शुरू की। किस चीज की होती थी वो ललित? लो बस फंस गए। चलो, कॉपर की करेंसी। कॉपर करेंसी चलाई थी पहली बार उसने, मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन फेल हो गया ये, क्योंकि सबके घर तांबा होता था, सब करेंसी बनाने लगे, तो इसका ये मॉडल फेल हुआ। इसको छोड़कर इससे भी पहले ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, चीन में कुबलाई खान था एक, कुबलाई खान, वो दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने पेपर करेंसी चला दी थी, कागज की मुद्रा चला दी थी चाइना में। इसलिए ये भी बहुत पूछा जाता है कि कौन था जिसने सबसे पहले पेपर करेंसी चलाई थी। पेपर की खोज भी बोलते हैं, इसलिए चाइना में हुई। फिर देखो पेपर करेंसी आ गई। पेपर करेंसी के बारे में एक इकोनॉमिक्स का फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो करेंसी पेपर, ये देखो ये करेंसी है पेपर, ये धातुएं हैं, सोना चांदी तांबा ये वाली, इनकी देखो खुद की वैल्यू भी है, भले इन पे 1 2 3 कुछ लिखा हो, 10 रुपए 50 रुपए ना लिखा हो, तब भी ये सोना चांदी कुछ ना कुछ कीमत का तो है ही है। पेपर की अपनी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ इसकी वो वैल्यू है जो सरकार मान रही, वरना वो पेपर 2000 का कोई काम का नहीं, गांधी जी बने। इसलिए ऐसी मुद्रा जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, बस सरकार जो डिसाइड करती है वही होती है, उनको फिएट करेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, फिएट करेंसी किसको बोलते हैं? फिएट मुद्रा वो मुद्रा है जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू, नो इंट्रिंसिक वैल्यू, अपनी वैल्यू नहीं है उनकी, सिर्फ कैसी वैल्यू है? लीगल टेंडर, क्योंकि वो लीगल टेंडर है। ऐसे ललित बताएगा, हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी किसको बोलते हैं? कभी फिएट पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं हार्ड और सॉफ्ट करेंसी का मतलब क्या होता है। क्या होती है ये बताओ, आता मत बताओ। ठीक है, जो जो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का मतलब स्थिर है, जिनकी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं भागती। जैसे डॉलर है, फिक्स रहता है, रुपया ऊपर नीचे भागता है, कभी रुपया 65 का, कभी 70, कभी 80 पहुंच जाता है। ठीक है, तो रुपया क्या है? ये एक सॉफ्ट करेंसी है जो अस्थिर होता है, जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे भागती रहती है, वो स्थिर। जैसे डॉलर सबसे फेमस है, यहाँ पे हम रुपया भी लिख सकते हैं, अस्थिर करेंसी। हार्ड और सॉफ्ट करेंसी का मतलब क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, बट मतलब भी पता होना चाहिए। फिएट मुद्रा किसको कहते हैं, हार्ड मुद्रा किसको बोलते हैं, सॉफ्ट करेंसी किसको बोलते हैं ना। तो चलो देखो, ये ऐसा सिस्टम था, तो ऐसे करेंसी धीरे धीरे पेपर पे आ गई। पेपर के बाद हम लोगों को पता है प्लास्टिक मनी आ गई, जो एटीएम कार्ड आ गए, कि वही करेंसी है, लेकिन अभी वो किस में शिफ्ट हो गई है, मतलब एटीएम में आ गई। अब हमें, हाँ, डिजिटल मनी इसको बोल सकते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला है। ये प्लास्टिक मनी इसको एटीएम कार्ड्स को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो है तो पैसे, उसी से आप कुछ भी कर लो, जाके शॉपिंग ट्रांजेक्शन कर लो, लेन देन कर लो। ठीक है, ये बात यहाँ पर बस दो फैक्ट लिखने हैं हमें। एटीएम कई तरीके के होते हैं, वैसे जब डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं तो कई टाइप के एटीएम पढ़ते हैं, बट यहाँ दो बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक होता है ब्राउन लेवल एटीएम, किसको कहते हैं? और एक होता है व्हाइट लेवल एटीएम। हाँ, ब्राउन लेवल और व्हाइट लेवल। हाँ, ब्राउन लेवल क्या है, देखो इधर सुनना, जैसे एसबीआई बैंक है, और एसबीआई का ही एटीएम हो, वो बैंक भी है उसका एटीएम भी है, इसको बोलते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। लेवल नहीं है, LABEL है, मैंने वी लिख दिया है, लेबल। और दूसरा है व्हाइट लेवल, ये इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा पूछे आते हैं। देखो देख, इनमें क्या होता है, एटीएम वो चला है जिसकी बैंक नहीं है, बैंक क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है, ले जाओ आप लगा लो जाके। ऐसे कई सारी हैं, टाटा के चलते हैं एटीएम, चलते हैं, आप जाके वहां निकाल लो जाके। तो ऐसे व्हाइट लेवल है, मतलब वो एटीएम जो थर्ड पार्टी के हैं, इसको इसलिए बोलते हैं थर्ड पार्टी एटीएम। थर्ड पार्टी मतलब इसमें बैंक नहीं है, बैंक अपना खुद का एटीएम नहीं चलाती, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम लोग, व्हाइट लेवल एटीएम। बस ये नाम दो याद रखने होते हैं। फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक मनी जो अभी चल रही है, डिजिटल यूपीआई पेटीएम ये सब करने करने लगे, ये करेंसी आ गई। और
एक और मुद्रा होती है क्रिप्टो करेंसी, जो इन सब से अलग है, क्योंकि इन सभी मुद्राओं पर किसी न किसी का नियंत्रण है। ये सेंट्रलाइज्ड हैं। कैसी हैं? जैसे भारत में आरबीआई पहले राजा होते थे, वो जारी करवाते थे। लेकिन क्रिप्टो क्या है? इस पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है, वो इंटरनेट के माध्यम से चल रही है, लोगों ने अपनी करेंसी बना ली। और ये तो ये जब से क्रिप्टो करेंसी आई है तो बहुत डर है ऐसी मुद्राओं का, ऐसी करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में दो बातें बस यहीं पे हमने लिख देना है, दो तीन फैक्ट, और दोनों बहुत पूछे जाने वाले फैक्ट हैं। पहला, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये तो टेक्नोलॉजी बहुत पूछी जाती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। 2009 में सतोशी नाका मोटो, ये पहला, इसके बारे में पता नहीं कैसा आदमी है, कौन है, उसने पहली क्रिप्टो करेंसी चलाई जिसका नाम क्या था? बिटकॉइन। ये दो फैक्ट लिख देने हैं कि पहली क्रिप्टो करेंसी किसने चलाई, कब चलाई। ब्लॉकचेन क्या होता है? देखो इधर, वो बस डेटा रखा जाता है डिसेंट्रलाइज, मतलब इसको बोलते हैं, जैसे बैंक क्या रिकॉर्ड ही तो रखती है, इस इधर का दिया उधर का रखा। अब यहां पर क्या होता है कि वो जो इंटरनेट सर्वर होते हैं ना, उन पे वो डेटा रखा होता है, कोई बैंक की जरूरत नहीं है, बहुत सारे सर्वर पर वो डेटा लिखा रखा रहेगा, कोई बदल नहीं सकता उसको। इसलिए उसको बोलते हैं विकेंद्रीकृत सर्वर में, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया जाता है हर जगह, तो सेफ रहता है। बदलेगा भी कोई, कोई वो होगा, हैकर होगा, वो एक जगह बदल पाएगा, दो जगह बदल जाएगा, हजारों लाखों जगह सर्वर पे वो डेटा पड़ा हुआ है, आप बदल ही नहीं पाओगे, एक आदमी कहाँ बदल पाएगा। इसलिए बहुत सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, तो ये मुद्रा का विकास है, जो डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा, कितना कैसे कैसे क्या हुआ। फिएट करेंसी ये हो गई, एटीएम हमें पढ़ने नहीं, ये सब मैं ब्लॉकचेन सब बता चुका। मीम कॉइन नहीं लिखने, ये कोई काम का नहीं है अभी हमारे लिए। अब आते हैं हम कोर इकोनॉमिक्स पे अपनी। और इकोनॉमिक्स में देखो क्या है, दो बड़ी विचारधाराएं हैं जिनके बारे में मैं अलग से बिल्कुल यहां पर लिख रहा हूं। एक तो देखो, एक तरफ आता है, और ये बहुत फेमस इंसान है, उसका नाम है एडम स्मिथ। कौन है? और दूसरी तरफ आता है कार्ल मार्क्स। पहले तो एडम स्मिथ के बारे में लिखते हैं। देखो तो, एडम स्मिथ को पूंजीवाद का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ कैपिटलिज्म। कितनी चीजों का इसको जनक बोलते हैं, बाजारवाद का जनक, बाजार व्यवस्था जिसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, उसका भी जनक यही है। कै, हाँ, इसको एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का भी जनक बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का जनक भी किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की किताब तो पहले लिख देते हैं, 1776 में इसने किताब लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इतना मैंने लिख दिया, इतना तो एक हफ्ते में लिखता हूं मैं क्लास में अभी। द वेल्थ ऑफ नेशंस। दूसरी तरफ इधर देखो, इसका पहले इसको समझना है एडम स्मिथ के बारे में, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1776। इस किताब में इसने क्या बोला, देखो, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया, और ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसने ये बोला कि पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए, बाजार के हिसाब से काम होना चाहिए। और बाजार कैसे काम करता है? सप्लाई और डिमांड के आधार पर, मांग और पूर्ति। उसने बोला किसी राजा को, किसी सरकारों को कीमतें तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाजार में जाओगे, मांग और पूर्ति का नियम चलेगा, कितनी चीजों की मांग है, कितनी उसकी सप्लाई, अपने आप कीमतें तय हो जाएंगी। राजा थोड़ी ना वहां से बताएगा, मोदी जी बताएं यहाँ पे आलू इतने किलो आप खरीदो, टमाटर इतने में बेचो, वो नहीं तय करने। पहले ऐसे ही होता था, अलाउद्दीन खिलजी, हम लोग देखो मीडिया हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, खिलजी बताता था कितने का किलो चावल बिकेगा, बाजार सुधार उसने किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने। कोमल बताएगी बाजार डिपार्टमेंट का नाम क्या था अलाउद्दीन खिलजी के? बाजार विभाग का नाम उसने बनाया था।
सही बोले, दीवाने रियासत। चलो देखो, तो एडम स्मिथ ने क्या बोला, मांग और पूर्ति पे चलाओ, दुनिया ग्रो करेगी, बढ़ेगी आगे। और ऐसा ही हुआ। जिस देश ने इस सिद्धांत को अपनाया वो आगे बढ़ने लगा, क्योंकि लोग लालच में पैसा पैसा कमाने के लिए बाजार में आते थे, सामान ले लेके आने लगे और बढ़िया अर्थव्यवस्था चलने लगी। लेकिन इस अर्थव्यवस्था का एक बहुत नकारात्मक पहलू है इस व्यवस्था का, कि इससे ग्रोथ तो बहुत होती है, क्योंकि सब सब बाजार खुला है, जो लोग काम करना चाहे करें। इसमें दिक्कत क्या होती है कि अमीर अमीर होता चला जाता है, क्योंकि अमीरों के पास संसाधन है, वो और अच्छा काम कर सकता है, वो और अमीर होता चला जाएगा, गरीबों का शोषण होने लगेगा। और जिन देशों ने ऐसा किया उसमें बहुत इनइक्वालिटी आ गई, असमानता, और साथ साथ में उन्होंने दूसरे देशों को कॉलोनी गुलाम बनाना भी शुरू कर दिया। इन्हीं देशों ने, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यही देश थे। अब इसकी बुराई भी होने लगी एडम स्मिथ के सिद्धांत की। इसमें एडम स्मिथ के बारे में एक बात और बस लिखेंगे लास्ट हमने, इसने एक सिद्धांत भी दिया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर, नहीं नहीं वो नहीं लिखा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के चार कारक, चार चीजें जरूरी हैं किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए, इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। उत्पादन के कारक कौन कौन सी है? पहली है लैंड, लैंड मतलब भूमि। दूसरा है लेबर, लेबर मतलब श्रम, यहां पर लेबर का मतलब कैसा भी श्रम, शारीरिक मानसिक कैसा भी लेबर। तीसरा है कैपिटल मतलब पूंजी, क्या है? पूंजी। और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता। हालांकि स्मिथ ने ये नहीं दिया था, वो बाद में ऐड हो गया, इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं। किसी भी चीज का उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो ये चार चीजें जरूरी है। ठीक है। अब देखो, जब इतना गड़बड़ इसके इसकी एडम स्मिथ के आने से क्या हुआ कि दुनिया आगे भी बढ़ी और उसमें बुराइयां भी आई, तो कार्ल मार्क्स आ गया। इसने नई फिलॉसफी दी जिसको कहा जाता है साम्यवाद। क्या बोलते हैं? साम्यवाद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म देखो वर्ड ही बना हुआ है कॉमन से, कॉमन वर्ड से बना हुआ। साम्य मतलब समानता, ये सिर्फ एक बात बोलता था, समानता, कि क्या होनी चाहिए, समानता। अब समानता जबरदस्ती ले आओगे तो गड़बड़ है। समानता देखो कितना बढ़िया वर्ड लगता है, सब बराबर होने चाहिए। लेकिन अभी अंबानी को उठा के यहीं बिठा लो कि नहीं तुम भी नहीं बढ़ोगे आगे, हम तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, तुम भी नहीं बढ़ोगे, तो दिक्कत हो जाती है। फिर क्या हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाती है देश की, क्योंकि भाई अमीरों पे रोक लगाने लगोगे आप, लोग काम नहीं करेंगे कि भाई सबको बराबर ही बंटना है, तो फिर हमको काम क्यों करें एक्स्ट्रा। तो इसने बात तो अच्छी बोली, इसने एक किताब लिखी, दो किताबें इसकी इंपॉर्टेंट है। पहली है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, FESTO। 1848 में ये किताब इसने लिखी अपने दोस्त फेडरिक एंजल्स के साथ में। मार्क्स तो था ही इसमें, साथ में इसका एक, इसका भी नाम कितनी बार पूछा गया और इसलिए लिख रहा हूं मैं, फ्रेडरिक एंजल्स। दूसरी किताब इसने लिखी दास कैपिटल। दोनों किताबें पूछी जाती हैं, ये भी कार्ल मार्क्स की दोनों किताबें। और उसने समानता की बात कह दी, लेकिन समानता कैसी, उसने एक चीज गड़बड़ बोल दी बस, कि बोला ये तो बढ़िया सिस्टम है, समानता आ जाएगी। लेकिन उसने बोला कि समानता लाने के लिए एक बार गड़बड़ करना पड़ेगा, अमीरों को मारना पड़ेगा। तो गरीबों को संगठित हो गए, अमीरों को मार दो, और पूरी सरकार कब्जे में ले लो, स्टेट कंट्रोल कर लो, और फिर पूरी प्रॉपर्टी नेशनलाइज कर दो। इसलिए कम्युनिज्म की एक खास बात क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। मार्क्स ने क्या बोला कि हर चीज क्या होनी चाहिए, सरकारी, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म, इकोनॉमी। ये लिख देना, कम्युनिज्म का मतलब क्या है, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। और वहां क्या था, लोगों द्वारा नियंत्रित है, प्राइवेट है, फ्री है, ओपन है, सप्लाई डिमांड है, उस पर काम करना था। तो ये दो बड़े मॉडल थे अर्थव्यवस्था के। इस तरफ देखो, इधर एडम स्मिथ की तरफ कई बड़े बड़े नाम हैं इस तरफ, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमी तो इसी की सक्सेसफुल हुई। लेकिन एक नाम मैं अभी बता रहा हूं, दो तीन के नाम मुझे लिखवाने हैं।
बट पहले मार्क्स की तरफ यहाँ पर नोट डाल के एक बात लिख देते हैं। चलो अगले पेज पे ही लिख देता हूं मैं, स्मिथ की तरफ नहीं, मार्क्स की तरफ। इधर मार्क्स के सिद्धांतों पर 1917 में कहां हुई क्रांति? रूस की क्रांति हुई, रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन हुई, लीडर उसका था लेनिन, और उसकी पार्टी का नाम था बोल्शेविक, इसलिए इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। और उसने वही किया। इसने क्या किया लेनिन ने, कि सब प्रॉपर्टी, वहां के राजा को भी मार दिया, निकोलस टू को, और पूरी प्रॉपर्टी नेशनलाइज कर दी, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म, सब कुछ फिर से सिस्टम बनाया गया। पहली बार स्कूल खोले गए फ्री लोगों के लिए, उसमें रूस में पहली बार हुआ था, फीमेल्स को पढ़ने का अधिकार दिया गया, नौकरी करने का अधिकार दिया गया, सब सिस्टम उसने सही कर दिया। और भारत के आजादी, भारत में तब आजादी की लड़ाई चल रही थी, भारत के नेता इसलिए लेनिन को बहुत मानते थे। पुराने नेता नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कोई भी देख लो, सब लेनिन को मानते थे कि भाई लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई है, उसने पूरा सिस्टम सही कर दिया रूस का। लेकिन लेनिन तो ठीक ठाक आदमी था। लेनिन के बाद रूस में एक आदमी आया जिसका नाम था स्टालिन। ये बहुत खतरनाक आदमी था, इसने इतने लोगों को मरवाया। अब हुआ क्या देखो इधर, पॉलिटिक्स समझने के लिए इकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी होता है। जब स्टालिन बना तो वैसे ही था कि भाई पूरी प्रॉपर्टी पे उसका कंट्रोल, सरकार का कंट्रोल, स्टालिन नेता वहां का। और जैसे ही कोई कहीं पे गड़बड़ हो, कहीं पे मान लो भुखमरी आ रही है, नहीं खाना पहुंच रहा है, कोई आवाज उठाए तो यही कह दे कि ये साम्यवाद का विरोधी, मारो इसको, ये अमीरों की मदद करना चाहता है, मारो। और इसने लाखों लोगों को रूस में मरवाया, जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है। इसलिए जहां जहां साम्यवाद आया ऐसा वाला, वहां पर लोकतंत्र खत्म हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का, घूमने, ये अधिकार, ये सब चले गए। आज भी नहीं है देखो ऐसे देशों में, रूस, चीन, पूरी तरीके से नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत मुश्किल है। वैसे अधिकार नहीं है यहाँ, जैसे मुंह खोला हो मोदी जी को गाली, या राहुल गांधी को शुरू, वैसे अधिकार कुछ नहीं होंगे। ठीक है, पुतिन है वहां पर, शी जिनपिंग है, तो कैसे अधिकार है देखो, अपने आप समझ सकते हो। बट स्टालिन ने एक ऐसा काम किया जिसका भारत पे बहुत असर है। ये आदमी तो बहुत खत बेकार था ये वाला। इसने क्या किया, अपने देश में 1928 में इसने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कर दी। और भारत जब आजाद हुआ, 5 ईयर प्लान, तो भारत जब आजाद हुआ तो उसने यही सोचा कि हमारे पास भी पैसा कम है, तो पैसे को बहुत अच्छे प्लानिंग करके खर्च करना चाहिए, क्योंकि गरीब हो चुका था देश जब इंडिपेंडेंट हुआ। तो भारत ने 5 ईयर प्लान यहीं से ले लिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, 5 ईयर प्लान किस देश से लिए? ये तो आसान हो जाता है, रूस। ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, 5 ईयर प्लान सबसे पहले किसने शुरू किए थे? स्टालिन ने 1928 में 5 ईयर प्लान से स्टार्ट किया। इस तरफ एक नाम और लिख देते हैं हम लोग, एडम स्मिथ लिखा था, प्लस एक नाम और लिख देते हैं, आजकल बहुत पूछा जा रहा है, वो है डेविड रिकार्डो का नाम। डेविड रिकार्डो, वो भी फ्री मार्केट को समर्थन करता था कि भाई फ्री रहे सब कुछ, आजाद रहे। ये देखो, उसने एक बुक लिखी थी 1817 में, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी, देखो इधर बात, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, डेविड रिकार्डो ने। इसमें इसने बहुत सारे सिद्धांत दिए, देखो इधर, थ्योरी ऑफ वेजेस। वेजेस क्या बोलते हैं? वेतन का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ रेंट, किराए का, ये क्वेश्चन ऐसे बस पूछ लेते हैं, किराए का सिद्धांत किसने दिया? थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का सिद्धांत किसने दिया? अरे वो अलग था, रुक जाओ। इसने थ्योरी ऑफ फ्री ट्रेड दिया, कि देशों के को आपस में व्यापार खूब करना चाहिए, मुक्त व्यापार। व्यापार मतलब बिना टैक्स वैक्स लिए करना चाहिए, जिसके पास जो बेच सकता है उसको पैसे का प्रॉफिट,
जो खरीद रहा है उसके यहाँ कमी नहीं होगी कभी कोई किसी चीज की, वो सीखेगा कम से कम। तो इसने बोला देशों को आपस में ज्यादा रोक नहीं लगानी चाहिए, टैरिफ जैसे ट्रंप कर रहा है अभी, ट्रंप ये टैरिफ लगा दो वो लगा दो, ये सब नहीं करना चाहिए, फ्री ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, तो इसने अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए डेविड रिकॉर्डो ने, इसलिए ये नाम इसके बहुत पूछे आते हैं। चलो हम आते हैं सीधे अब इंडिया पे आते हैं। इंडिया ने इन दोनों के बीच का ये भी लिखना पड़ेगा अलग से। ये हाँ, हाँ वो आगे आएगी। देखो इधर, इधर देख लो, ये आदमी है, इसने एक समस्या बताई, और ये भी माना जाता है कि भाई वही एडम स्मिथ वाली सोच का उधर वाला था। इसने क्या बोला, इसे देखो, इसने बोला, ये डायग्राम दिख रहा होगा सबको, देखो जनसंख्या, इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसने क्या बोला, देखो उधर सब लोग, इसने बोला देखो जो जनसंख्या जनसंख्या है वो बहुत तेज बढ़ती है, और जो फूड है खाना वो धीरे धीरे बढ़ेगा उत्पादन। तो इसने बोला जैसे खाना है, फूड उत्पादन ऐसे बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, एपी में बढ़ता है। एपी मैथ में हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको। ये कैसी होती है, एक दो, दो तीन पांच आठ, ऐसे पीछे वाले जोड़ते चले जाओ, ऐसे बढ़ेगा ना, एपी सीरीज बोलते हैं उसको। लेकिन जनसंख्या ऐसे नहीं बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है जीपी में। दो लोग हैं, उनके दो बच्चे हुए, चार हो गए, चार के फिर आठ होंगे, तो दो चार आठ ऐसे बढ़ेगी, दो चार आठ 16 ऐसे बढ़ेगी जीपी, गुणोत्तर वृद्धि होती है इसको बोलते हैं। इसलिए इसने बोला कि कभी 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 ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी और संसाधन कम हो जाएंगे हमारे पास, जनसंख्या ऊपर निकल गई देखो खाने से, और तब पूरी दुनिया में तबाही होगी। इसलिए उसने बोला कि जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण करनी चाहिए, इसलिए इसने युद्धों का भी समर्थन किया। युद्ध हो, महामारी आए, वो प्रकृति अपने आप कर रही है कंट्रोल। बड़े बड़े खतरनाक लोग थे, इसने बोला ये सब ठीक ठीक है, प्रकृति प्रकृति क्या कर रही है, बैलेंस कर देती है। इसलिए इसने फ्री खाना राशन देना ये सबको मना कर दिया था कि सरकारों को ये नहीं करना चाहिए, फ्री खाना और राशन देना। आजकल इसकी कोई थ्योरी नहीं मानता, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछा आता है कि जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था। नाम लिखा हुआ है देखो, माल्थस, इसका पूरा नाम था थॉमस माल्थस, 1798 में। और बस ये बना देना, सब ऐसे समझ में आ जाएगा, लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं। खाना कैसे बढ़ता है, एपी में, और जनसंख्या जीपी में, बस। चलो ये हो गया। मार्क्स के बारे में बता चुका मैं। हाँ, अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स अपनी उसमें, कोर। हाँ? 5 ईयर प्लान वाला तो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड, वो इसमें नहीं बता रहा। 5 ईयर प्लान बताने लगा तब तो फिर हो गया काम। किसमें, वो 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 काम, हाँ वो काम बता दूंगा ना। हाँ, चलो देखो, यहां से होती है कोर इकोनॉमिक्स शुरू। चलो 5 ईयर के प्लान के बारे में दो चार बातें लिख देते हैं, मैं बता देता हूँ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ज्यादा, हाँ ज्यादा कोई एक्स्ट्रा वैसी चीजें नहीं बता रहा, कि बेसिक, हाँ बेसिक चीजें बस लिख लेते हैं। ये तो मैं बता चुका कि 5 ईयर प्लान भारत ने कहां से लिए, स्टालिन से ने शुरू किए थे 1928 में, 28 में। एक नाम बता लिखता हूं मैं, इनका नाम तो जरूरी लिख देते हैं। 1934 में भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम है, रैया। इन्होंने एक किताब लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये किताब बहुत पूछी जाती है, भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ, हिंदी मैंने बोल दी है फिर से बोल रहा हूं, भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, इनके जन्मदिन पे इंजीनियर्स डे बनाते हैं 15 सितंबर को, 15 सितंबर, 15 सितंबर इंडिया में क्या मनाया जाता है,
सितंबर इंजीनियर्स डे। चलो इधर देखो, फिर इंडिया में प्लानिंग की शुरुआत होने लगी धीरे धीरे। आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाने लगी। 15 मार्च 1950 को भारत में एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसको बोलते हैं योजना आयोग। इस योजना आयोग का चेयरमैन होता था पीएम, प्रधानमंत्री, इसलिए पहले चेयरमैन कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। और एक होता था इसका डेप्यूटी चेयरमैन, उप चेयरमैन। और पहले चेयरमैन कौन थे? कोमल? नहीं पता। गुलजारी लाल नंदा, ये पहले चेयरमैन थे। उप चेयरमैन, चेयरमैन तो पता ही प्रधानमंत्री होता तो नेहरू जी थे। अच्छा, ये प्लानिंग कमीशन हर साल प्लान बनाता था और ये बनाता चला गया। भारत में टोटल 12 प्लान चले हैं। पहला प्लान बना चला था 1951 से 56, और 12वां चला है 2012 से 17। ये अब 12वां चला है, तो टोटल 12 प्लान चले। लेकिन प्लानिंग कमीशन इतना नहीं चला है। 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? इस प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया, योजना आयोग को, और इसकी जगह पर नीति आयोग बना दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी फुल फॉर्म पूछा है एग्जाम में कई बार। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लिख देना है सबको, ये बढ़िया, ये नहीं लिख रहा हूं मैं। नीति आयोग। और इस बार 10 साल भी पूरे हो रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं नीति आयोग के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जिसके पहले चेयरमैन मोदी जी होंगे, बन ही गए, अभी तक हैं वो। अब इसके बीच देखो कई सारे प्लान चले। मैं देखो आप प्लान बोल ही रहे तो मैं लिख ही रहा हूं। देखो इधर से सब लोग जल्दी, पहले मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं। फर्स्ट बताना बताना है ललित, पहला कब से कब चला था? 51 से, अभी उसके आगे बताऊंगा क्या क्या हुआ, ऐसे मत लिखना, खाली लिख डालो। 56 से 61, और तीसरा 61 से लेकर 66, और फिर गैप रहा 66 से 69। यहां पर प्लान हॉलिडे चला। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था भारत में, प्लान हॉलिडे, अवकाश, इसको बोलते हैं योजना अवकाश। कब से बुरी हालत हो चुकी थी तो पैसा नहीं बचा कि प्लान कोई चलाया जा सके, तो योजना अवकाश कर दिया गया इसमें। और फिर इसके बाद चौथा कब से कब तक? 4th, 69 to 74। अरे रुक जाओ, इतने पहले इतने देख लेते हैं जल्दी से, इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं एक एक के बारे में। देखो पहला प्लान बहुत इंपॉर्टेंट प्लान था। इस पे भारत के प्राथमिक क्षेत्र पर फोकस किया गया। किस पे? प्राइमरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, प्लस एलीड सेक्टर बोलते हैं। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, उन पे फोकस किया गया। हरोद डोमर मॉडल पर आधारित था ये। हरोद डोमर, ये मॉडल यही होता है, अर्थशास्त्री होते थे, इन्होंने बोला कि भाई पहला जो गरीब देश है उनको सबसे पहले किस पे फोकस करना चाहिए? पहले खाना खा लो फिर उद्योग लगाना। तो इसलिए भारत, इंडिया ने भी वही किया। भारत में बड़े बांध बनाए, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, ये इसी प्लान में बने, पहले प्लान में। इसलिए पूछ लिया जाता है, बस इतना ही, और कुछ नहीं, बस प्राइमरी सेक्टर याद रखना। ये क्वेश्चन पिछली बार पेट में पूछा था लास्ट ईयर, कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है वो किस सेक्टर पे फोकस करती है? एग्रीकल्चर। और सेक्टर पूछा था तो थोड़ा सेक्टर वाला भी आइडिया होना चाहिए ना। दूसरा देखो 56 से 61, ये इस पे भारत ने सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस किया। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र किसको बोलते हैं? उद्योगों को बोलते हैं। उद्योग, उद्योगों, इसी में उद्योगों में कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है, अवसंरचना जिसको बोलते हैं।
ये भी द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है, याद रखना है ये सब। कोई भी चीज बनाना, ये अवसंरचना, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, ये सब द्वितीयक क्षेत्र कहे जाते हैं। पीसी महालनोबिस किस मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल पर आधारित था ये। और इसमें बड़े वो स्टील प्लांट लगाए गए थे भारत में। 3 तो हम लोग लिखते ही हैं, ये पूछे जाते हैं, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। इसमें इसमें 3 लगे थे। भिलाई, हाँ भिलाई किससे? सोवियत यूनियन, रूस के सहयोग से लगा। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगा, वेस्ट जर्मनी। और दुर्गापुर इंग्लैंड के सहयोग से लगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किसके सपोर्ट से लगा। तीनों स्टील प्लांट, आयरन स्टील प्लांट जो लगे। 61 से 66 वाला ये प्लान फेल था, बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ ये वाला। फेल इसलिए हुआ क्योंकि देखो 62 में चीन की लड़ाई में हम हार गए, 65 में पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उसमें बहुत नुकसान हुआ। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, उसके बाद ताशकंद समझौते में नेहरू की भी डेथ हुई थी इसी में 64 में। तो ये प्लान फेल रहा, अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया प्लान ये वाला। इसीलिए प्लान हॉलीडे कर दिया गया 66 से 69 तक। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया वो काम का है। प्लान प्लान हॉलीडे प्लान हॉलीडे तो कर दिया गया, लेकिन भारत एक बात समझ गया कि भाई युद्ध युद्ध करने करने की तो बात बाद में है, पहले आप खाने पे फिर से फोकस करो। और भारत में इधर देखो ये काम की चीज है ज्यादा। 1960s का जो डिकेड था, 1960 वाला दशक, मतलब 66 से शुरू हो गया था वो। यहां पर भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया गया, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। नंबर 1 देखो, हरित क्रांति क्या थी। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है हरित क्रांति, ये एक दिया था, एक इकोनॉमिस्ट थे विलियम गॉड, इन्होंने ये शब्द दिया, हरित क्रांति शब्द। हरित क्रांति असली में तो की थी नॉर्मन बोरलॉग ने, रियल तो वही है नॉर्मन बोरलॉग। ये एक अमेरिकन थे और इन्होंने मैक्सिको में ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे। इन्होंने एक बोनी प्रजाति बनाई थी, नॉरिन 10। ये गेहूं की प्रजाति है बोनी। बोनी मतलब गेहूं पहले बहुत ऊंचा होता था, ये प्रजाति इंपॉर्टेंट है लिखना काम की, नॉरिन 10, और जिससे बहुत उत्पादन बढ़ा था। तो भारत के जो लोग थे वो भी ये उन्होंने सोचा कि भाई ये बढ़िया आदमी है, इनसे मिले, इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति का जनक। और भारत में फिर यही काम किया एमएस स्वामीनाथन ने। इसलिए भारत की ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कौन है? ये भारत के जनक हैं, भारत के जनक। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में 2 बातें और, फायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ। ये इसमें क्या हुआ देखो, ये इसमें दो दो फसलें सेलेक्ट की गई, उन्हीं के मजे आए। एक था गेहूं और दूसरा धान। ये पूछ लिया जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में किन 2 फसलों पर फोकस किया गया, वीट एंड पैडी। ठीक है। नंबर 2, एरिया कौन सा था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, ये दिल्ली के आसपास वाला। इसलिए यहां के किसानों को फायदा हुआ, खूब बीज दिए गए अच्छी अच्छी वैरायटी के, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स लगवाए गए फ्री, और फिर पेस्टिसाइड दिए गए, कीटनाशक। और ये भी बोला गया तुम उगाओ और खरीद भी हम लेंगे, क्योंकि भारत ने 1965 में, ये भी लिख देते, 1965 में एफसीआई बना दिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, खरीदने के लिए, एमएसपी देने के लिए। तो एफसीआई क्या करता था? अनाज खरीद, गेहूं धान खरीद लेता था।
और किसानों को अच्छा लगा, और 2-3 सालों के अंदर भारत में अनाज होने लगा अपने खाने लायक। 5वें साल तो भारत बोलते हैं एक्सपोर्ट निर्यात करने लगा, इतनी सफल थी ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी के टाइम पे पता है भारत सरकार, ये चलो अलग फैक्ट है लेकिन बहुत काम का है, यहाँ पे बता रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट 23 क्रॉप्स पे एमएसपी देती है। कितने पे? वैसे असलियत में 22 हैं। और जो शुगर केन है ना, हाँ शुगर केन गन्ना, उसको बोला जाता है एफआरपी। एफआरपी, एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। और गन्ने पे सरकार देती है उसको कहते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसको बोलते हैं गन्ने वाले को, इसको बोलते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य। उचित एवं लाभकारी मूल्य। अब अच्छा क्वेश्चन और आता है, हाँ हाँ, कि ये एमएसपी को कौन सिफारिश करता है? सुनना, अब ये ज्यादा टफ क्वेश्चन बनता है जो मैं बताता हूं, और बहुत अच्छा बनता है। रुक जाओ, ये जो एमएसपी है, सुनना, ये एमएसपी है, कौन बताता है कितने कीमत होनी चाहिए प्रति कुंटल? एक कमीशन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये सिफारिश करता है, सरकार को बताएगा कि भाई ऐसा है, ये कीमत प्रति कुंटल रख दो। लेकिन अंतिम फैसला लेती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरमैन पीएम होते हैं। पीएम बैठते हैं, इन दोनों के फुल फॉर्म लिखना है कि एमएसपी की, इधर एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। फुल फॉर्म लिखना है पूरा, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सही है, हिंदी में लिख दो, अब मैं नहीं लिख रहा, बोल दिया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये सिफारिश करता है, रिकमेंड करता है, लेकिन अंतिम फैसला, ये दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं ना, कौन निर्धारित करता है तो ये बताना है, और ये पूछा है कौन सिफारिश करता है तो वो बताना है। और इनमें इतना कंफ्यूजन होता है ना दोनों में। इसका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये कैबिनेट, देखो इसमें कैबिनेट वर्ड ही लगा है, और कैबिनेट का हेड कौन होता है? पीएम होता है, इसलिए पीएम बैठता है, उसके मिनिस्टर बैठते हैं। अफेयर्स, ए से ही तो अफेयर होगा, ई से कहां अफेयर हो जाएगा? ई से तो इकोनॉमिक हो गया, मामले मामले। चलो हो गया। तो कहाँ निकल गए थे हम लोग? पढ़ रहे थे प्लानिंग कमीशन। रुक जाओ, नहीं ग्रीन रेवोल्यूशन हो गई। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सी सुब्रमण्यम। चलो देखो इधर, ये हो गया इतना। पंचवर्षीय योजनाओं में थे हम, तो ये देखो, पंचवर्षीय योजना में जब योजना अवकाश था तभी भारत में हरित क्रांति चला दी गई। फिर आती है ये चौथी, चौथी पंचवर्षीय योजना, देखो ये इंपॉर्टेंट है। चौथी पंचवर्षीय योजना बहुत, चौथी पंचवर्षीय योजना दो वजहों से पूछी जाती है, 2-3 वजहों से, सुनना इधर। और कि हुआ क्या था, एक तो इधर, इसको अलग ही मैं लिख देता हूं, फोर्थ पंचवर्षीय योजना 69 टू 74। सबसे पहले तो 69 आते ही इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, 69, हाँ। और दूसरी चीज देखो, नेक्स्ट 69 में ही भारत में बोलते हैं लाइसेंस राज की शुरुआत हो गई। इसको क्या बोलते हैं? लाइसेंस राज। इंदिरा गांधी ने कानून पास कराया जिसका नाम है MRTP एक्ट।
ये बहुत पूछा आता है 1969। MRTP पी है ये, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्शन एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। एकाधिकारों को मतलब बिजनेसमैनों को काम को शुरू करना है ना, अगर मान लो पेन भी बनानी है तो सरकार से इतने लाइसेंस लेने पड़ेंगे और सरकार बताएगी कितने पेन बनाओ। अब मैंने पेन की फैक्ट्री लगाई, सरकार ने अगर लाइसेंस दिया 200 पेन ही लगा सकते हो, तो आप 200 पेन लगाओ फिर बैठ जाओ पूरा दिन आराम करो, बना नहीं सकते उससे ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे कानून बना दिए, इसके लिए इसको बोला गया लाइसेंस राज शुरू हो गया भारत में। ठीक है, 69 में। इस 71 1971 आया जब, तो और खतरनाक बांग्लादेश बना दिया गया, अलग हो गया। और इसी साल इंदिरा गांधी ने, देखो इधर ये काम की चीज है, इंदिरा गांधी ने इलेक्शन हुआ था और इस इलेक्शन में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ का नारा, नारा अलग पूछा जाता है, लक्ष्य अलग पूछा जाता है। गरीबी हटाओ का नारा किस साल दिया गया? 1971 में गरीबी हटाओ हो गया। इसी साल उन्होंने राजाओं के वो हटा दिए थे, प्रीवी पर्स जिनको बोलते थे, राजाओं को भत्ते दिए जाते थे। 1971 में ही उन्होंने, 1971, राजाओं के जो भत्ते होते थे प्रीवी पर्स वो हटा दिए। ललित बता देगा, अमेंडमेंट बताओ किस अमेंडमेंट से प्रीवी पर्स हटे थे? रहने दो फिर, चलो। 70, 26, सही है। चलो 26वें अमेंडमेंट, 26। चलो देखो इधर, क्या हुआ? अरे कुछ गई बात बताने जा रहा था। हाँ, ये चौथा मॉडल जो था, इधर देखो, चौथी पंचवर्षीय योजना, ये जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। मॉडल बता रहा था मैं। हाँ, मैं, अरे रुक जाओ, मेडल वो थे रोलिंग प्लान वाले, लिखवाया होगा मैंने। गडगिल प्लान था। हाँ गडगिल, हाँ हाँ हाँ, जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती, जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए ऐसा पूछ लिया जाता है कि गडगिल, गडगिल फॉर्मूला पे कौन सा पहली बार, या गडगिल फॉर्मूला किस पंचवर्षीय योजना में अप्लाई किया गया? गडगिल फॉर्मूला एक अलग तरीके की थी, वो उसको इसमें भी अप्लाई किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन भी बन जाता है। इसमें क्या होता था, पैसे को का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता था। ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय ऊपर प्लान बना के सबको उसी पे खर्चा करना है, राज्यों को भी उनका हिस्सा दिया जाता था कि भाई राज्य भी डिसाइड करें अपने, उनके यहाँ क्या प्लान बनाया जाए। छोटे छोटे प्लान बनाए जाते थे, केंद्र का अलग राज्यों का अलग। उसको बोलते थे गडगिल प्लान, कि गडगिल ने बताया कि भाई राज्यों से भी पूछो, ऐसा थोड़ी ना ऊपर बैठ के प्रधानमंत्री डिसाइड कर दे पूरे भारत में क्या करना है, कैसे पैसा खर्च किया जाएगा। तो इसलिए उसको बोल देते थे, अलग से पूछ लिया जाता है, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है इसलिए, ये वाला। हाँ हाँ, सैंडी सुकमा चक्रवर्ती मॉडल। 74 वाला हो गया। इसके बाद अगला चलते हैं हम लोग। 74 में तो क्या हुआ था, परमाणु परीक्षण भारत में हुआ था। फिर देखो, अगला मॉडल पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, कौन सी? पांचवी। 74 से 78, ये पूरी नहीं हो पाई, 5 साल नहीं चली, क्योंकि बीच में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था पंचवर्षीय योजना में। आ, भारत में आपातकाल 75 से 77 तक इमरजेंसी उन्होंने लगा दी, नेशनल इमरजेंसी। तो सब चीजें उसी में चली गई। लेकिन अच्छी चीज पता है, इस मॉडल, इस पंचवर्षीय योजना ने भी अपना लक्ष्य हासिल किया था। 5 ईयर जब इमरजेंसी लगी थी तो चीजें, कुछ चीजें बेहतर हो गई थी और टारगेट अचीव किया गया था, जो ग्रोथ रेट डिसाइड की गई थी। फिर पर, हाँ, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी ये। डीपी धर, लिख देना है किस मॉडल पर आधारित थी। डीपी दुर्गा प्रसाद धर, डीपी धर मॉडल। हाँ हाँ
एक चीज वो लिखेंगे हम लोग, इसी मॉडल के, इसी योजना में जो सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स का काम हुआ, वैसे तो ये पॉलिटिकल काम था इमरजेंसी की, अर्थव्यवस्था, हम लोग अर्थ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें बड़ा निर्णय लिया गया है। देखो इधर कि एक कमेटी बनाई गई, नरसिम्हा कमेटी, और वो नरसिम्हा कमेटी ने सिफारिश की कि भारत में रीजनल रूरल बैंक बना दो, आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उन्होंने एक नियम बताया, फॉर्मूला, फार्मूला ये था कि जब भी आरआरबी बनेगी तो 50% हिस्सा केंद्र सरकार देगी। 50% पैसा कौन खर्च करेगा? केंद्र। 35% हिस्सा स्पॉन्सर बैंक, जिसको प्राइवेट बैंक बोल सकते हो, कोई बड़ी बैंक से 35% हिस्सा लगवाया जाएगा, और 15% राज्य सरकार, राज्य खर्च करेगा। ठीक है, तो सेंट्रल, स्टेट, और ये क्या हो गया तीसरा, लिख दिया? और ये करंट अफेयर्स में हमने ये पढ़ा था, कोमल देखने लगी पहले ही। हाँ हाँ, टोटल आरआरबी कितनी है अभी? 28 आरआरबी है अभी। हाँ हाँ हाँ, आरआरबी अभी इसी साल क्या हुआ, आरआरबी में बहुत बदलाव किया गया है, इसलिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, नोट डाल के लिख देना यहीं पे। नोट डाल के क्या लिखना है, देखो कोमल इधर को, अभी अभी तक भारत में देखो सभी बैंकों का मर्जर किया जा रहा है, तो 46 आरआरबी थी, अब इनको मर्ज करके कितने कर दिया गया? 28। 1 मई से भारत में एक एक पॉलिसी मोदी जी ने लगा दी थी कि 1 स्टेट 1 आरआरबी। ठीक है, तो इसलिए कितनी आरआरबी हो गई? 28। लेकिन इंटरेस्टिंग अलग चीज है कि 26 राज्यों में ही है, 2 यूटी हैं। हाँ, 1 मई को ये डेट भी पूछेंगे। वन 1 स्टेट 1 आरआरबी का कॉन्सेप्ट कब से लागू हुआ, और टोटल आरआरबी कितनी भारत में अभी है? ये तो करंट अफेयर्स अच्छा है, ये जरूर लिख देना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना हो गई। इसके बाद देखो 78 के बाद इमरजेंसी लग गई, तो इधर 70 या से 80, ये 2 साल के लिए भारत में जो इंदिरा गांधी का वैसे प्लान चलना चाहिए था 79 तक, उसको हटा दिया गया, और भारत में चला रोलिंग प्लान। उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने पूरा 2 साल गवर्नमेंट रही मोरारजी, और उसके बाद कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह, उन दोनों की सरकार रही, और रोलिंग प्लान चलाया गया इंडिया में। ये गुरनाल मेडल मॉडल पर आधारित था, ये आदमी बहुत काम का, गुन्नार मेडल मॉडल पर। और इनकी इनकी एक किताब तो हम लिखते ही हैं, जो सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा मेडल की किताब, पहले लिख देना है रोलिंग प्लास किस किस मॉडल पर था, और उनकी बुक, और भी बुक्स लिखी होंगी इनकी, लेकिन अभी बस इतना ही लिखते हैं। हो गया रोलिंग प्लान। फिर अगला प्लान चला 80 से 85, छठा प्लान 80 से 85, लिख देना जल्दी से, 80 से 85 कौन सा प्लान चला? 6 प्लान। बस एक बात लिखेंगे, देखो फिर एक्स्ट्रा बातें कुछ नहीं लिखनी इनमें। 1982 में भारत में एक और बैंक बनाई गई, नाबार्ड। नाबार्ड ये रूरल बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और ये बनी थी शिव रमन कमेटी की सिफारिश से। शिव रमन कमेटी। नाबार्ड क्या है फुल फॉर्म? नेशनल, बोलना है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऐसे नहीं है बिल्कुल सीक्वेंस में, इसीलिए तो पूछ रहा हूं।
बैंक फॉर रूरल एंड, बस ऐसे लिख देना, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड सॉरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ईयर इंपॉर्टेंट है 82, हाँ हाँ कोई बात नहीं, नाबार्ड ये डी है लास्ट ना। और शिव रमन कमेटी इंपॉर्टेंट है 82 में, ये हो गया। इसमें तो बस यही लिखना है हमें। फिर आता है सेवेंथ प्लान, सातवीं पंचवर्षीय योजना, 85 से 90, 85 टू 90। उसमें बस एक ईयर लिखवा रहा हूं, इसमें दो काम हुए। देखो ये राजीव गांधी पीएम थे, वो लिख भी सकते हो, उसे याद भी रहेगा। कंप्यूटर क्रांति भारत में आई, कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। और एक और लिख दो, 89 में एक जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी, वो पूछ ली जाती है। जवाहर रोजगार योजना भारत में कब शुरू हुई? 89, हाँ वही, हाँ जवाहर रोजगार योजना 89 में। एक देखो पीछे रह गया, वो भी लिखना था हमें, 75 जो था वो कहाँ रह गया, तो किसी ने बोला भी नहीं। ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है जिसमें हमने नरसिम्हा कमेटी लिखी थी, इस योजना का जो लक्ष्य था वो था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। देखो चौथी में, हमने चौथी में लिखा था, एक स्लोगन दिया गया था 71 में, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है 71 वाला। लेकिन टारगेट किस में रखा गया? फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टारगेट रखा गया था गरीबी हटाओ। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है इसमें कि टारगेट अलग था और आ, आपका स्लोगन अलग टाइम पे दिया गया। और इसी में एक देखो जो बात बता रहा हूं, एक चीज होगा, गरीब हटाओ, इसमें दो चीजें। एक प्रोग्राम शुरू किया गया था टीपीपी, 20 पॉइंट प्रोग्राम 75 में, हिंदी में बोलते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी को खत्म करने के लिए। इंदिरा गांधी ने 75 में, यही गरीबी हटाओ से जुड़ा हुआ है। जब गरीबी हटाओ बोलो तो ये तुरंत बोल दो कि पंचवर्षीय योजना में गरीबी कैसे हटेगी। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया, 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया। हम लोग पहुंच गए थे इस पे 78 टू 80 वाले पे, नहीं 80 से 85 हो गया था। फिर अगला देखो, 85 से 90, ये कौन सा प्लान चला? सेवेंथ प्लान, कौन सा? सेवेंथ जो अभी बता रहा था, जिसमें 89 में क्या आया था? जवाहर रोजगार, जीआरवाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये बना था, और कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। फिर इधर देखो, अब बस तीन बातें और इसमें लास्ट। 90 में, इधर देखो, 90 जो 1990 वाला ईयर था, बहुत खतरनाक ईयर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फिर से, क्योंकि गल्फ वॉर हुआ था, खाड़ी युद्ध बोलते हैं उसको, इराक और कुवैत के बीच में खाड़ी युद्ध। और उससे तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा तेल खरीदने के लिए, बुरी हालत हो गए। इसलिए 90 से 91 और 91 से 92 भारत में कोई प्लान नहीं चलाया गया, ये योजना अवकाश रहा। क्या रहा? अरे क्या बोल गया मैं, प्लान, एनुअल प्लान चलाए गए, सॉरी। 90 से 91, 91 से 92, ये क्या चलाए गए? वार्षिक प्लान चलाए गए। मतलब कोई मेन फुल प्लान नहीं चलाया गया, इनको वार्षिक प्लान बोलते हैं, वार्षिक योजनाएं, एक एक साल के लिए, 90 से 91, 91 से 92। तो देखो योजनाओं में 3 बार ऐसा ब्रेक लगा है। पहली बार लगा था, अभी हमने लिखा था 66 से 69, ये तो अवकाश ही था, योजना अवकाश कहते थे। 78 से 80 इसको रोलिंग प्लान बोलते थे, रोलिंग प्लान। और 90 से 92 क्या चले हैं? वार्षिक प्लान चले हैं। जब ये 3 बार क्या हुआ है, प्लानिंग, जो पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट था उसमें ब्रेक लगी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद बस ये अगला पॉइंट है, 1991 जब ये एनुअल प्लान चल ही रहा था, तब भारत में आर्थिक सुधार किए गए, एलपीजी सुधार। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। पीएम कौन थे आयुषी? पीवी नरसिम्हा राव। और
और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। इसलिए देखो मनमोहन सिंह को बहुत क्रेडिट मिलता है इस चीज का। एलपीजी सुधार कहते हैं। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइज, एल का मतलब लिबरलाइज, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। मतलब समझ लेना, उदारीकरण का मतलब जो उद्योग थे वो लोगों के लिए खोल दिए गए कि लोग अपना काम कर सकते हैं, वही मार्केट एडम स्मिथ वाली चीज कि लोग अपना काम करें। लेकिन कुछ फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने जो सरकार ने अपने पास रख लिए कि वो काम सिर्फ कौन करेगा, सरकार। जैसे इसरो, स्पेस पे कौन भेज रहा है, सरकार ने भी छूट नहीं दी है कि अंबानी अपना रॉकेट भेजने लगे। यूएस में है, एलन मस्क भेजता है, इंडिया में भी नहीं है। अभी तक तो इंडिया में ये भी नहीं था डिफेंस इक्विपमेंट। अब अभी मेक इन इंडिया जब शुरू किया गया था तो छूट दे दी गई कि भाई आप चलो हथियार भी बनाए प्राइवेट सेक्टर। पहले नहीं ऐसा होता था। लेकिन तब भी भारत में उदारीकरण किया गया, खोल दिया। निजीकरण मतलब सरकारी कंपनियां जो थी, सरकार पता है क्या कर रही थी उस टाइम पे, स्कूटर बनाती थी, सरकारी स्कूटर आते थे। सरकारी कार, मारुति पहले सरकार की थी। घड़ी बनाती थी सरकार, होटल बहुत चलाती थी सरकार। नए बड़े बड़े मतलब जो अधिकारी ऑफिसर होते थे, सिलेक्ट होते थे आईएएस पीसीएस एसएससी में, ये सब फिर जाते थे एचएमटी में काम करने, घड़ी की फैक्ट्री में, ये सब। और उनमें भाई लॉस ही होता था क्योंकि बिजनेस का काम है। तो निजीकरण का मतलब वो सभी चीजें बेची जाने लगी, सरकार ने बेच दिया कि भाई ये हमारा काम नहीं है, इसको निजीकरण बोलते हैं। जब सरकार किसी कंपनी में, सुनना इधर, ये वर्ड बहुत काम का है, जब सरकार गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी किसी कंपनी में बेचती है तो उसको डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश। क्या बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना है। विनिवेश क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचे। वर्ड लिख लेना, ये याद रहे तो बहुत अच्छा। डिस इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, विनिवेश। क्योंकि ये वर्ड से क्लियर नहीं है देखो, इसलिए बता रहा हूं, लिखना जरूरी है। हाँ, विनिवेश। हो गया। और जी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब बाहर की जो लोग हैं उनको इंडिया आने दो, वहां का पैसा यहाँ है, यहाँ के लोग वहां जाएं, दूसरे देश में जाएं, बाजार खोल दो। एफडीआई मेनली बोलते हैं कि एफडीआई अलाउ करने लगे। एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में ही तो ये है, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन, हाँ, हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। ललित बताएगा एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का ही। अनुष्का बताओ, एफडीआई एंड एफपीआई। देखो, जब इधर देखो, जब लंबे समय के लिए कोई निवेश भारत में आए, लंबे समय के लिए आए, लॉन्ग टर्म के लिए, और साथ साथ में देखो इधर, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब किसी कंपनी में आए, रोड में आए, मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे लिख लेते हैं, उनमें आए अगर। जैसे मतलब कोई विदेशी कंपनी वो यहाँ पर आके फैक्ट्री लगा, जैसे सैमसंग लगा दिया, एप्पल लगा दिया, तो ये लंबे समय के लिए, ऐसा थोड़ी ना प्लांट अगले साल उठा ले जाएंगे। तो प्लांट लग गया तो लग गया। आप जो कम समय के लिए आती है, और खासकर ये शेयर मार्केट में आती है, बस वहां से शेयर खरीदे, और और फिर उनको लगा कि ये नुकसान हो रहा है तो तुरंत निकाल लेते हैं, ये छोटे समय के लिए होता है। जैसे उनको लगा लॉस हो रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये न वर्ड पूछे आते हैं, एफडीआई एफपीआई क्या है, फुल फॉर्म तक पूछ लेते हैं ललित। हाँ, हो गया। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई पता है कहां से आता है,
सिंगापुर से। नंबर 2 पे मॉरिशस। सिंग हाँ, सिंगापुर तो जो लिख देना एफडीआई। ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा निवेश किस देश से आता है? सिंगापुर। यही दो, सिंगापुर और मॉरिशस 1-2 पे रहते हैं। सिंगापुर ये नाम कहीं डाल देना बस। चलो, रिफॉर्म हो गए, बस इतनी पंचवर्षीय योजना में पढ़नी है बस। आखिरी मैंने बता ही दिया, 12 से 17 उनका कोई काम नहीं। पढ़ने जा रहे थे ये, और 5 ईयर प्लान में ले गए सब। हम्म, हाँ हाँ। चलो देखो, अब आते हैं इकोनॉमिक्स वाले कोर कॉन्सेप्ट पे। इधर इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांटते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और मैक्रो का मतलब बड़ा या वृहत या समष्टि बोलते हैं इसको। हिंदी में इसको व्यष्टि भी बोलते हैं। ये हिंदी के पर्यायवाची भी दो याद, विलोम शब्द दो याद हो गए आयुषी। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि। व्यष्टि मतलब छोटा, समष्टि मतलब बड़ा। तो माइक्रो मतलब छोटा, और मैक्रो मतलब MACRO बड़ा। तो माइक्रो क्या होता है देखो, पहली चीज कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसी एक कंपनी, एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। जैसे मुझसे अपने हम लोग अपना एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें महीने का कितना पैसा मिलता है, हम उसका कैसे खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं, कितना किस चीज पे खर्च करते हैं। इसका लेखा जोखा ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक कंपनी, एक कोचिंग जैसे है, कितना आता है, कितना कैसे हम करते हैं, वो क्या है? माइक्रो। जब देश की बात हो जाती है, देश में क्या है, कितना पैसा आया, कितना गया, कितनी बेरोजगारी, कितनी वो है, तो वो मैक्रो है। तो एग्रीगेट लेवल पर जब देखी जाती है, एग्रीगेट का मतलब पूरे समूचे क्षेत्र में देखी जाती है, तो उसको मैक्रो बोलते हैं, समष्टि। नाम से ही क्लियर है। और एक कंपनी, एक व्यक्ति के बारे में जब होता है, देखी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। लिख बात मतलब, तुम्हारे पास तो लिखा है योगिता, तुमसे बोल रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दो इन चीजों को, माइक्रो एंड मैक्रो। हम्म। समष्टि और व्यष्टि। आगे चलते हैं, देखो। और फिर जल्दी से हमें क्या कर, हाँ, एक एक दोनों तरफ एक एक नाम डालना है, और एक्स्ट्रा ज्यादा बातें नहीं पढ़नी। ये बस समझ गए, छोटी वाली माइक्रो वेस्टी और बड़ी मैक्रो। इधर देखो, आ, वैसे एक चीज और लिखेंगे, फिर किताब लिखते हैं। जो छोटी वाली है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हमें जो चीजें पढ़नी होती है ना, वो क्या क्या होती है, लिखो, ये पूछी जाती है। थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइस, लिखते जाना। हाँ हाँ, माइक्रो सूक्ष्म में लिखना है, पहले वाले में मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड, पूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्लाई, मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइस, कॉस्ट लागत का सिद्धांत। ये सब किसमें है? ETC डाल दो बस, माइक्रो में पढ़ने होते हैं। इतने ये कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। दूसरी तरफ आ जाओ, मैक्रो। उसकी तरफ, इसमें क्या है? GDP, गरीबी, बेरोजगारी, पावर्टी, हाँ पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, FDI। हाँ, ये सब क्या हो गया? बस दो तीन डाल दो जो पूरे, ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है, MACRO में। अब दोनों तरफ एक एक नाम डालना है जल्दी से। इधर देखो, माइक्रो का जनक कहते हैं अल्फ्रेड मार्शल को, छोटी वाली सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। क्योंकि ज्यादातर सिद्धांत किसने दिए? अल्फ्रेड मार्शल ने। मांग का, पूर्ति का ऐसे पूछ ले तो किसने दिया? मार्शल ने दिया। इसकी किताब का नाम लिखना है सबको, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये लिखी हुई है। रिकार्डो की पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी देखो, रिकार्डो और इसकी किताब में बस एक वर्ड का अंतर है। डेविड रिकार्डो में लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और इसके में है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बस हो गया। दूसरा देखो, दूसरी तरफ लिखना है, इसलिए इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं मार्शल को। दूसरी तरफ ये आदमी का नाम लिखना है JM कीन्स। शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। JM कीन्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक है, MACRO, फादर ऑफ मैक्रो। और इसकी किताब देखो, ये है जनरल थ्योरी ऑफ EMI। शॉर्ट में लिखेंगे जल्दी से इसकी किताब,
जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इंटरेस्ट। मनी इधर ले आएंगे तो ईएमआई हो जाता है, याद रहता है। एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इंटरेस्ट हो गया। अब हम लोग जल्दी से हेडिंग डाल देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो इधर, इधर समझो, देखो ये डायग्राम बहुत अच्छा है। मतलब ये सब हम सबको अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिक चीजें ऐसे ही पता होता है बिना पढ़े हुए, क्योंकि डेली का वो काम है। लेकिन ये डायग्राम इतना काम का है, उससे इतने क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ इस डायग्राम से। कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। देखो आ, ये मार्शल ने दिया। मार्शल ने बोला देखो मांग है और ये पूर्ति का डायग्राम है। जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इक्विलिब्रियम मतलब सामंजस्य की स्थिति में होगे, वो चीज कीमत, वही वो कीमत तय हो जाएगी बाजार में। अपने आप सोचो, हम सब्जी मंडी हम लोग चलते हैं, अभी एक साथ में एक किसी सब्जी मंडी में 100 लोग आ जाएं, कह दें कि भाई ऐसा है, हमें टमाटर खरीदने, टमाटर सब टमाटर पे आप बिल्कुल टूट पड़े, तो टमाटर जैसे सप्लाई कम होती चली जाएगी, मतलब टमाटर की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। महंगा करने लगेगा वो कि भाई मांग ज्यादा बढ़ रही, महंगा कर लो। और अगर नहीं बिक रहा है, सप्लाई ज्यादा है, तो कीमतें नीचे आने लगेंगी। तो जो एडम स्मिथ ने कहा था वही बात इसने बताई, लेकिन इसने और अच्छे से एक्सप्लेन किया मार्शल ने। इसलिए कहते हैं मांग का सिद्धांत रियल में किसका है? मार्शल का। मार्शल का मांग का सिद्धांत क्या है, सुनना इधर देखो। ये मैं अलग से लिख के जल्दी बता देता हूँ, डायग्राम में तो लगेगा टाइम, लेकिन एक डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा हमें। इधर देखो, ये है मार्शल के मांग का सिद्धांत। पहले मैं लिख देता हूं, थ्योरी ऑफ डिमांड गिवन बाय, ये नाम इतनी बार बोलना कि याद हो जाए, अल्फ्रेड मार्शल। इसने क्या बोला देखो, इधर हम लोगों को पता है, इस पे हमने मारा है प्राइस। क्या बना है? ऐसे लिखा होगा प्राइस ही, पहले इस वाले पे माना था, इस पे माना था हाँ, इधर ही। और इधर है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है मांग। इसको डिमांड भी कह सकते हो, डी से कह लिख लो या क्यू से लिख लो, कोई भी चीज होगी। अच्छा आप देखो, हमें एक चीज पता है, ऐसे देखना कि अगर प्राइस बढ़ेगा, ये हर चीज सबको, हम लोगों को ये बेसिक चीज पता है, कीमतें बढ़ेंगी तो मांग कम हो जाएगी, कीमत बढ़ती चली जाएगी तो मांग कम होती चली चली जाएगी, और कीमत कीमत अगर कम आ रही है तो मांग क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। देखो इधर सब लोग, अगर कीमत 5 रुपए है तो मांग यहां पर है, इतनी है, बहुत मांग है, इतनी यहां से यहां तक, इसको मान लो 100, मान लो 100 पेन बिक जा रही है, मान लो पेन हम ले रहे हैं 5 रुपए पे। अगर कीमत आप 10 रुपए कर दो, तो ये देखो यहां से हो गई कीमत कितनी, हो यहां पर कितनी हो गई? 80 पेन बिक रही है। अब जितनी मांग बढ़ाते जाओगे, ये कर्व यहीं पे कट होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो मार्शल ने क्या बोला, एक बात उसने बोल दी कि मांग जो है वो मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अगर प्राइस बढ़ेगा तो मांग कम होगी, और प्राइस कम होगा तो मांग बढ़ जाएगी। उल्टा है, हमें पता ही है, लिखने की इतनी टेक्निकल चीज होती नहीं है, बट यहां पे लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अब अगली चीज देखो, मार्शल सिर्फ इसलिए स्मार्ट नहीं था कि भाई इतना बता दिया तो उसका काम चल गया, उसने जो बातें बताई, और उसने बताया देखो ना, और ये अपने आप हम लोग समझ सकते हैं कि एक पेन की मांग जो है, मार्शल ने अभी हम लोगों ने एक जो बात पढ़ी वो बस कीमत के आधार पर हमने देखी, कीमत इसकी बढ़ेगी तो पेन कम बिकेंगी। लेकिन मार्शल ने बताया कि मांग पे सिर्फ कीमत असर नहीं डालती, बहुत सारी चीजें असर डालती हैं, सिर्फ कीमत नहीं। ये भी असर डालता है, आम लोगों की सैलरी कितनी है, आम लोगों की इनकम आय कितनी है, वो भी असर डालेगा। तो मांग पर सिर्फ और सिर्फ मूल्य का असर नहीं पड़ता, बहुत चीजों का असर पड़ता है। इसलिए उसने एक मांग का फंक्शन दिया, इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन, कि मांग पर क्या क्या
चीजों का असर होगा। और उसने बोला मांग पर पहला असर तो प्राइस का ही होता है, मूल्य का। दूसरा उसने बोला पीआर, इसको बोलते हैं संबंधित वस्तुओं का मूल्य। संबंधित वस्तुओं का, इस बार भी यूपीएससी में इसमें इस फंक्शन से 2 क्वेश्चन थे, मार्शल के डिमांड फंक्शन से। इलाज सब मार्शल का फंक्शन ही है। वही तो है, मार्शल का ही फंक्शन है वो पूरा कॉन्सेप्ट। पीपीआर, उसने बोला देखो रिलेटेड वस्तु है। तीसरी उसने बोला वाई, उसने बोला इनकम को, आय। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछ लिया कि मार्शल के डिमांड फंक्शन में आय को किस हिंदी इंग्लिश के किस लेटर से दर्शाया गया है। अब देखो इनकम को ई कर देता मार्शल तो कुछ कुछ जा रहा था उसका, उसने अपनी किताब में इनकम को वाई माना। अब इसलिए वाई से क्वेश्चन बन गया कि आय को उसने क्या माना, वाई। ई, मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब अपेक्षा। वाई ई, टी का मतलब है टेस्ट, टेस्ट का मतलब यहां पर है वरीयता। और ओ का मतलब है, एक लास्ट है, अदर थिंग्स, अदर थिंग्स। जैसे राजनीति, ये भी असर डालती है किसी चीज की मांग पर। अभी सरकार ने बोल दिया, मोदी जी ने बोल दिया 15 अगस्त को झंडा हर घर तिरंगा, तो तिरंगे की मांग बढ़ गई। नहीं, किसी की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन भाई सरकार की नीति बन गई हर घर तिरंगा, तो वो हो गया। तो सरकार अभी बोल दे, गवर्नमेंट अभी बोल दे कि भाई पूरे भारत में बिना हेलमेट कोई चलेगा ही नहीं, हेलमेट की मांगे बढ़ जाएंगी पूरे उसमें। तो सरकारी नीतियों का भी असर पड़ता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है जो अच्छे बनते हैं यहां पर, सुन ला। इसकी बात तो हम कर चुके, मूल्य की। इधर अब देखो सब लोग यहीं पे जितना लिख सकते हो उतना मैं बस लिख रहा हूं। मूल्य की बात कर सकते हो, और हमने लिख लिया था कि डिमांड और मूल्य पे इनवर्स रिलेशन होता है, कि डिमांड बढ़ेगी जब मूल्य कम होगा, मूल्य कम होगा। ये बात कर चुके। अब आते हैं इस पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है। संबंधित वस्तुएं क्या होती हैं? संबंधित वस्तुएं 2 तरीके की, एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूट और एक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब स्थानापन्न, जो एक दूसरे की जगह ले सकती हैं, जैसे चाय और कॉफी, चाय एंड कॉफी। कोक एंड पेप्सी, क्या है कोक एंड, ऐसी बहुत हो सकती हैं चीजें, एडिडास एंड नाइकी, कुछ भी ले लो, जो एक दूसरे की जगह ले सकती हैं, स्थान ले सकती हैं, इसलिए वो स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं। और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, जो एक दूसरे पर निर्भर हैं, जैसे पेन और इंक, कार और पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, ये वाली। अब देखो इनमें होता क्या है, मार्शल का फंक्शन बस बदल जाता है, इसलिए समझते हैं इधर। देखो क्या होता है, हाँ, कि क्या होगा, देखो कि अगर इधर सब लोग, सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, अगर आपने एक की कीमतें बढ़ाई, चाय की कीमतें बढ़ाई, तो किसकी मांग बढ़ जाएगी, कॉफी की, क्योंकि चाय ज्यादा महंगी हो जाएगी, लोग कहेंगे चाय क्यों पीएंगे जो कॉफी पी लेते हैं। या आपने कोक की कीमतें ज्यादा बढ़ाई तो पेप्सी लोग पीने लगेंगे, कहेंगे भाई पेप्सी पी लो, कोक और क्या क्या दिक्कत है, फालतू में 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दो आप। ठीक है, तो एक की मांग बढ़ाने से दूसरे की मांग, सॉरी, एक की कीमत बढ़ाने से दूसरे की मांग बढ़ जाती है। और जबकि पूरक वस्तुओं में क्या होता है, एक की कीमत आप बढ़ाओगे तो दूसरे की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उल्टा हो रहा है, इसमें एक का प्राइस बढ़ाओगे तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगी, बढ़ रही है दोनों। इसमें एक की मांग का प्राइस आपने बढ़ाया मूल्य, तो दूसरे की मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि अगर आपने कार की कीमतें ज्यादा कर दी तो पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी, या पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा कर दी तो कार की मांग कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इनका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ये गुड्स क्या होते हैं।
बाकी सब हमें पता होता है, बस यहाँ पर नोट डाल के दो चीजें स्पेशल लिखनी होती है हमें, दो चीजें बस। एक होता है कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं, देखो इधर दुनिया में, जो मार्शल के नियम का पालन नहीं करती, अपवाद हैं। क्या है वो? अपवाद हैं, या एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस दो तरीके के हैं मार्शल के लॉ का। मार्शल का लॉ मैं तीसरी चौथी बार लिख रहा हूं कि डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। मांग और कीमत में इनवर्स रिलेशन होता है। एक को बोलते हैं वेबलान गुड्स और दूसरे को बोलते हैं गिफिन गुड्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोनों। इनको प्रतिष्ठा की वस्तुएं बोलते हैं और इनको निम्न स्तरीय वस्तुएं भी बोलते हैं। और समझना है क्या है ये, बस देखो वेबलन गुड्स क्या है इधर समझो, कि वो चीजें जो दिखावे की बन चुकी हैं, उनकी कीमत जब बढ़ती भी है ना तब भी उनकी मांग पे असर नहीं होता। जैसे सोचो, सबने सुना होगा कि सबसे महंगी कार आती है रोल्स रॉयस की, सुना है ये ना? रोल्स रॉयस, या आईफोन ही ले लो, एप्पल आईफोन, ये सब प्रतिष्ठा की चीजों में आ चुका है। रोल्स रॉयस की कारें बोली जाती 4 करोड़ 5 करोड़ की एक कार। अब वो 5 करोड़ में 50 लाख और भी जोड़ दे, उसकी मांग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग लेते हैं उनके लिए 50 लाख मैटर ही नहीं करता। ठीक है, इसलिए जो ये मार्शल का फंक्शन था कि कीमतें आप बढ़ा दोगे मांग कम हो जाए, वो अपवाद हो जाता है, क्योंकि वो दिखावे की चीजें बन चुकी है। आईफोन भाई 1.5 लाख 2 लाख कीमत होती है, तो वो 2,20,000 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग लेते जाके, तो दिखाते हुए आईफोन है, हमारे पास में ईएमआई पे भी लेंगे। तो वो दिखावे की चीजें हो गई वेबलान, इसलिए वो मार्शल के नियम का अपवाद है। गिफिन क्या है? देखो इधर, ये निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं। इनके के साथ में क्या दिक्कत है? ये इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, तो ये कीमत इनकी कम भी करें तब भी इनकी मांग नहीं बढ़ती। ठीक है, जैसे अभी के टाइम पे एग्जांपल में बताता हूं, साइकिल। हाँ, नैनो भी अच्छा एग्जांपल है। नैनो कार, कार कितना अच्छा आइडिया था उसका, टाटा का। ठीक है, भारत में एक और बोला जाता है मिलेट्स, मोटे अनाज को भी कहा जाता है, मोटा अनाज मिलेट। मिलेट, इधर देख लो, मिलेट बहुत फायदेमंद है, सभी डॉक्टर बताते हैं मोटा अनाज बाजरा ये सब इतना फायदेमंद है। गेहूं तो कुछ भी नहीं है, बकवास चीज है। लेकिन मोटा अनाज चाहे जितना सस्ता कर दे, लोग खाएंगे नहीं, वो रोटी गेहूं वाली ही खाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि वो क्या हो गया, निम्न स्तरीय लोगों ने मान लिया अपने माइंड में, इसलिए आप उनकी कीमतें कम भी करोगे तब भी मांग नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दो क्या हो गए, एक्सेप्शन हो गए। ये हो गया मार्शल का फंक्शन पूरा, गिफिन वेबलान हो गया। एक फॉर्मूला बस लिखना है, उसमें ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं। इसको बोलते हैं मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? हिंदी में क्या बोलेंगे? लोच। ये अच्छा वो है कॉन्सेप्ट। देखो इधर क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इधर समझना। लोच का मतलब क्या है, देखो कितना परसेंटेज बदलाव। अब समझो, देखो हमने एक चीज समझ ली थी अभी, कि अगर आप पेन की, इधर फिर से देखो, पेन की कीमत बढ़ाओगे तो मांग कम हो जाएगी। अब बात है कितनी परसेंट कीमत बढ़ाओ, जैसे 10 रुपए थी पेन की कीमत और आपने इसको 12 रुपए कर दिया, मतलब कितना बढ़ा दिया, 20%। 10 से 12 जाने पे कितना हो गया, 20% कीमत बढ़ा दी आपने। तो तब अब पेन की जो बिक्री है वो कितनी परसेंट कम हो जाएगी, मतलब परसेंट रेशियो बस निकालना है, उसी को लोच कहते हैं। तो लोच है क्या, देखो फॉर्मूला में, इधर देखो लोच का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, कि लोच का फॉर्मूला ये है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब मूल्य में प्रतिशत बदलाव नीचे लिखो, मूल्य में प्रतिशत बदलाव, और ऊपर लिख दो परसेंटेज चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी, मांग में प्रतिशत बदलाव। मांग में प्रतिशत बदलाव, इसका जो रेशियो कहलाता आता है वो क्या कहलाता है, लोच।
बस। ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? ऊपर मांग में प्रतिशत कितना बदलाव हुआ है और नीचे मूल्य में प्रतिशत बदलाव कितना हुआ, उसका जो रेशियो है वो इलास्टिसिटी है। हो गया। एक फॉर्मूला और है और ये बिल्कुल अलग चीज है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा टफ क्वेश्चन बनता है। उसको बोलते हैं, देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ, क्या किसको कहते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? देखो इधर सुनना, इसमें वर्ड आगे आगे क्या लग जाएगा? क्रॉस। हिंदी में बोलते हैं आड़ी लोच। आड़ी तिरछी वो होता है ना, तो आड़ी लोच के नाम से ये कॉन्सेप्ट जाना जाता है। आड़ी लोच क्या है? आड़ी लोच का मतलब क्या है यहां पर, कि जैसे चाय कॉफी हम देख रहे थे, या कोक पेप्सी देख रहे थे, या पेट्रोल कार देख रहे थे, उसके बारे में बात कर रहा है यहां पर। आड़ी का मतलब यहां पर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वही बात है, यही वाली चीज लिखेंगे, इन प्राइस। लेकिन यहां पर प्राइस किसी एक वस्तु का लेंगे। वस्तु यहां पर हम मान लेते हैं कोक, कोक ले लेते हैं। लेकिन उसके मुकाबले आपने कोक में कुछ कीमतें उसकी बढ़ाई, तो उसके मुकाबले परसेंटेज डिमांड या मांग जो है पेप्सी की, उस पे कितना असर पड़ा जाके। समझ रहे हो कि नीचे दूसरी वस्तु ली जाएगी, ऊपर दूसरी वस्तु ली जाएगी, उससे संबंधित वस्तु। इसीलिए इसको आड़ी लोच कहते हैं, कि एक चीज की मांग आपने कम, कीमत कम ज्यादा की, तो दूसरे पे कितना प्रभाव परसेंटेज पड़ेगा उसका रेशियो निकालना है, तो उसको आड़ी लोच कहते हैं। सिंपल है, अगर बस क्रॉस वर्ड याद रखो, और क्रॉस के चक्कर में लोग गड़बड़ कराते हैं कि क्या है उसमें, जब क्रॉस नहीं लिखा हुआ है तो उसी चीज की कीमत उसी चीज की मांग देखी जा रही है। आड़ी में एक चीज की कीमत दूसरी चीज की मांग का परसेंटेज देखा जाएगा बस। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हो गया। एक चीज सुना इधर देखो, यहाँ पर बस मैं तीन वो बताने जा रहा हूं, इसके एग्जाम्पल लास्ट, 1, 2 और 3। और ऐसे ही डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले समझ लो ये और अच्छा है। बहुत टफ क्वेश्चन बनना है तो इसी से बनता है। देखो, लोच के टाइप इधर देखो, जो बहुत जरूरी चीज है अपने आप ये समझ सकते हो, कि जैसे बहुत जरूरी चीज है, जैसे सोच लो नमक है, दवाइयां हैं, सब्जी है। अगर सब्जी की कीमत 1-2 रुपया बढ़ भी जाए तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा मांग पे, क्योंकि हमें हमारी जरूरत की चीजें हैं। दवा है, दवाएं की कीमत बढ़ जाए तो कोई असर पड़ेगा? खास नहीं असर पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उनको कहते हैं बेलोचदार चीजें। क्या बोलते हैं? जिनमें लोच कम है, बेलोचदार। इंग्लिश में बोलते हैं इन इलास्टिक। वो इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक को सबको पता है, रबड़ इलास्टिक क्या होती है? रबड़ होती है, ज्यादा बदलाव हो। इन इलास्टिक मतलब कम बदलाव। इधर देखो, तो इन इलास्टिक लोच जो होती है वो उसको हमेशा E <1 से कहते हैं। ई, इधर ई मतलब इलास्टिसिटी यहां पर है, लोच कहते हैं ई को, लोच को ई से डिनोट करते हैं। तो ये बेलोचदार किसका एग्जाम्पल है? आवश्यक वस्तुओं का, जिसमें हम एग्जाम्पल डाल के लिख देंगे, दाल, सब्जी, दवा, ये वाले। परफेक्टली नहीं बता रहा मैं, वो हटा रहा हूं परफेक्टली वाले, बस 3 केस ले रहा हूं। तो जरूरी चीजें जो है, आवश्यक वस्तुएं, उनकी लोच कैसी होती है? बेलोचदार होती है। वासुदेव याद रखना, ई से कम आएगी वो, क्योंकि उनमें कीमतें आप थोड़ा बहुत करोगे तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा मांग पे, क्योंकि लोग उस पर निर्भर है, लेंगे ही। अच्छा, ई अगर 1 आ जाए, मतलब जितना, इसको बोलते हैं, देखो, परफेक्ट रिलेटिविटी इन इलास्टिक, या हम लोग ऐसे लिखेंगे, एकाकी, एकाकी लोच बोलते हैं इसको। एकाकी लोच देखो, इधर देखो सब लोग, कंज्यूमर गुड्स में होती है, कपड़े, जूते, ये सब जो हैं, फैशन, ये सब।
जो ज्यादा जरूरी ना हो उसमें अगर आपने 10% कीमतें बढ़ाई तो लगभग लगभग 10% ही मांग कम हो जाती है, तो वो बराबर आता है, E1 आता है, नीचे ऊपर वाला रेशियो कट जाता है। और इलास्टिक क्या होती है, जो बिल्कुल जरूरी चीजें नहीं होती उनमें, उसमें E0 A से 1 चला जाता है, मतलब उसमें बहुत असर पड़ जाता है। जो लग्जरी चीजें होती हैं, क्या होती हैं, लग्जरी गुड्स होती हैं, कार वगैरह होता है, इनमें क्या होता है, E1 से ज्यादा होता है लग्जरी, क्योंकि लोग फिर नहीं लेंगे, कहते हैं भाई क्यों हम ले इतना महंगा, दूसरी चीज खरीद लो आप उसी चीज की। हाँ, 5 से 10 हजार कीमतें कर दी तो लोग कहेंगे कि भाई दूसरा खरीद लो आप। फोन जैसे हो, नॉर्मल फोन वगैरह हैं, तो लोग उस ब्रांड का नहीं खरीदेंगे, दूसरे पे चले जाएंगे, तो लोच बड़ी ज्यादा आएगी। तो ये पूछ लिया जाता है आवश्यक चीजों की लोच कितनी होती, E1 से कम, और जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, नॉर्मल चीजें, 1 के बराबर, और उनकी उससे बराबर। ला 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 ला। एक नियम लिखते हैं लास्ट, इसमें लास्ट नहीं है भी, मतलब इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। दो फॉर्मूले लिखने हैं यहाँ पर, दो डेफिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, हिंदी में लिखा होगा सीमांत उपयोगिता ह्रास का सिद्धांत। ठीक ठीक ठीक। हाँ, लिखना है सीमांत उपयोगिता ह्रास का सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता ह्रास का सिद्धांत क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले तो नाम लिखना, ये दिया किसने, अर्थशास्त्री एक था गॉसेन, उसने, इसका नाम पूछते हैं, GOSEN, गॉसेन ने दिया। नाम लिख लो इसका। अब इसमें पता नहीं कौन सी बड़ी चीज इसने बता दी, लेकिन टफ इतना है, नाम ही टफ है, बस इसमें कोई टफ नहीं है। देखो इधर, ये एग्जाम्पल क्या है इसका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये बोला जाता है, जैसे देखो इधर भूख वाला बोला जाता है कि हमें बहुत भूख लगी हो, हमें कोई एक बर्गर खिला दे तो पेट थोड़ा बढ़ेगा, मतलब उस एक बर्गर की कीमत कितना कितना हमारी नजर में वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। फिर तुरंत दूसरा बर्गर दे दे, अब उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई, तीसरा दे दे और कम हो गई, चौथा तो खा ही नहीं सकते, कहते कहेंगे बेकार है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो संतुष्टि जो होती है वो धीरे 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 कम होती चली जाती है। यही है सीमांत उपयोग, इसको बोलते हैं उपयोगिता ह्रास, ह्रास मतलब कमी आना, उपयोगिता मतलब किसी भी चीज की यूटिलिटी, इस्तेमाल जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल करोगे उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। लाइफ में भी होता है, जीवन में ना, इसको बोलते हैं। तो वही यहां पर भी है, लिखना है जब हम किसी वस्तु का लगातार उपयोग करते हैं तो उसकी संतुष्टि की मात्रा निरंतर घटती जाती है, बस। सेटिस्फेक्शन का जो है लेवल हर यूनिट के साथ में कम होता है, जितनी चीज आप उपभोग करोगे उतना सेटिस्फेक्शन का लेवल कम होता चला जाए। इसीलिए पता है ये सब हर कॉन्सेप्ट में अप्लाई होता है, वरना किसी को कोई जरूरत नहीं। सुनना है, देखो आज के टाइम पे इतनी साइंस डेवलप है कि लैब में डायमंड हीरे सोना बना सकते हैं, इतना हीरा बना दें कि लोग लोग मतलब सड़कों पे खरीदें डायमंड, कार्बन से बन सकता है, लेकिन नहीं बनाते हैं क्योंकि वो सब डिमांड का मिसमैच रखना है, डिमांड कम होगी तो कीमतें ऊपर रहेंगी। कारें इतनी बनाई जा सकती हैं पूछो मत, ऑटोमोबाइल, लेकिन कंपनी वो नहीं बनाती, वो वेटिंग पे रखेंगे, 1 महीना 2 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा। लोगों का सेटिस्फेक्शन नहीं, नहीं, वो इकोनॉमिस्ट ध्यान रखते हैं ना, वो हर कंपनी रखती है कि हम सप्लाई ऐसी बना के रखें। हाँ, तो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए ये सब चीजें देखी जाती हैं, इसलिए ये नियम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है अवसर लागत क्या होती है, अवसर लिखना है, बहुत डेफिनेशन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं, अवसर लागत क्या होता है, हाँ? देखो इधर अवसर लागत क्या है, इधर समझ लो,
इसको बस एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उससे अब डेफिनेशन जब लिखी जाती ना ऑप्शन में दी जाती तो इतनी टफ दी जाएगी आप समझ नहीं पाओगे अपॉर्चुनिटी कास्ट का क्या मतलब, इसमें सेंटेंस में क्या निकालें। देखो अवसर लागत, सुनना इधर, अवसर लागत उस लागत को कहते हैं जो बेहतर विकल्प आपने खो दिया, जो नहीं चूज किया, उसकी लागत। अब समझना कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लो मेरा एक खेत है, उस खेत में मैंने एक निर्णय लिया, और हर इंसान बेहतर निर्णय लेने की कोशिश करता है। मैंने निर्णय लिया कि ऐसा है, मैं गेहूं नहीं लगाऊंगा, मैं उसकी जगह पर यहाँ पर मक्का लगा दूंगा। अपना डिसीजन लिया मैंने, अब मक्का लगा दिया। तो गेहूं अगर मैं लगाता तो भाई मैंने एस्टिमेट निकाला 30,000 का बिकता, मक्का लगाया मैंने एस्टिमेट शुरुआत में निकाला 50,000 का बिक जाएगी हमारी। तो हमने बेस्ट विकल्प चुना अपना, ठीक है। तो अवसर लागत किसको कहेंगे, जो अगला बेस्ट था, सेकंड बेस्ट था, उसकी जो लागत आपने खो दी, वो अवसर आपने खो दिया। अब आपको सेकंड बेस्ट वाला, जो आपने सबसे बेस्ट चुना है, आपने सेकंड बेस्ट को छोड़ दिया, तो जो सेकंड बेस्ट की कीमत थी उसको कहेंगे अवसर लागत। जो अवसर आपसे खो चुका उसकी लागत। समझ में आया वासुदेव? क्या है, क्या बताओ तो। दूसरा बेहतर विकल्प जो हम खो देते हैं अपने निर्णय लेने में, उसकी लागत को क्या बोलेंगे, अवसर लागत। ये ऐसे ही लिख देना है, सेकंड बेस्ट ऑप्शन विकल्प। हाँ वो लिख देंगे। हाँ ये भी लाइन लिख सकते हो, देखो इधर लिखी हुई है, किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने के कारण कई अवसरों का त्याग करना पड़ता है, और त्यागे हुए अगले श्रेष्ठ अवसर, जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन था। अरे अपनी भाषा में लिखो, जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन होता है विकल्प, जिसको हम छोड़ते हैं। हाँ अरे अब कार और बस वाला फिर बहुत लंबा एग्जाम्पल एक हो तो गया। उसको क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देंगे, अवसर लागत बोल देंगे। हम्म। हाँ वो भी विकल्प वही है कि आपको अगर कहीं जाना है, अगर आपको कहीं जाना है ना, तो आप ये चूज करते हो कि कार से अगर आपके पास ऑप्शन है कार और बस का, तो आप ये चूज करोगे कि हम किससे जाएं। नहीं अगर मान लो कहीं पर जाने के लिए आपने ये चुना कि हम कार से जा रहे हैं, और आपका उससे 2,000 का खर्चा आएगा, और अगर आप बस से जा रहे हो तो 500 का खर्चा आएगा, ठीक है। तो आप क्या कौन सा विकल्प चुनोगे, बस वाला चुनोगे, बस वाला चुनोगे ना, बेस्ट विकल्प चुनोगे, बेस्ट। अगर आपने पहला विकल्प चुन लिया, कौन सा, 2,000 वाला, कार वाला विकल्प चुन लिया, तो आप 2,000 माइनस 500, 1,500 के घाटे में हो। तो अवसर लागत इसलिए निकाली जाती है कि आपने जो विकल्प चुना है वो बेस्ट हो, उसमें गैप ज्यादा हो। ये अवसर लागत निकालने का मतलब ये नहीं है वासुदेव, अवसर लागत निकालने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे विकल्प के बारे में जान रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि हम इतना बेहतर विकल्प चुने कि अवसर लागत हमारी ज्यादा हो, डिफरेंस ज्यादा हो, इसलिए अच्छे निर्णय लिए जाए, ठीक है। तो ये कॉस्ट हो गई। फिर आता है मार्केट, बाजार के टाइप। लिखना जल्दी से, बाजार के टाइप। इसमें तो ज्यादा है नहीं, बस 2-3 पॉइंट है शॉर्ट में। बाजार के टाइप, टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट के कई तरीके हैं, टाइप। जल्दी जल्दी हम लोग लिखेंगे, इधर देखो। पहले इधर से शुरू करेंगे, पर मोस्ट परफेक्ट कंपटीशन, इसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। एक एक लिखेंगे और 2-2 पॉइंट उसके बारे में लिखने। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, ये सबसे अच्छा बाजार होता है। सबसे अच्छा बाजार कौन है, पूर्ण प्रतियोगिता। और उसके आगे लिख देना सब्जी मंडी, और लिख देना है बेस्ट मार्केट। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, सबसे अच्छा बाजार कौन होता है, ये अच्छा बाजार क्यों है। देखो 2-3 पॉइंट याद रखने हैं सबको। पहला चीज देखो, इसमें एंट्री और एग्जिट, प्रवेश और निकासी पे कोई प्रतिबंध नहीं है, कि कोई भी जाके सब्जी बेच सकता है, किसी की जरूरत नहीं है परमिशन लेने की।
और जब आपका नाम बिक रहा हो, प्रॉफिट नहीं हो, आप उठाओ सामान के, तो हम नहीं बेच रहे। एग्जिट वापस निकासी भी फ्री है, ठीक है, तो एंट्री एग्जिट फ्री है। अब जब देखो इधर सुनो, जहां पर एंट्री एग्जिट फ्री होता है ना, वहां पर परफेक्ट कंपटीशन होता है, इसीलिए इसको बोला गया पूर्ण प्रतियोगिता। कोई और जब देखो, जब कोई भी परफेक्ट कंपटीशन होगा, तो एक कह रहा 10 रुपए किलो आलू लो, कोई कह रहा 8 रुपए किलो लो, कोई कहेगा 7 रुपए किलो लो। तो उससे क्या होगा, कीमतें कम रहेंगी हमेशा, मूल्य पर किसी का नियंत्रण नहीं, और कीमतें कम रहेंगी, उपभोक्ता को फायदा। तो इस बाजार का दूसरा फीचर क्या है, मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं, किसी का भी नियंत्रण। वहां पे जाके मैं ये नहीं कह सकता मैं तो आलू अपना 15 रुपए किलो ही बेचूंगा, बैठे रहोगे आलू लिए हुए खाली ना, क्योंकि वो पूर्ण प्रतियोगिता चल रही है, आपको कीमतें कम लानी पड़ेंगी। तो बस ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन सबसे बेस्ट बाजार हो गया। दूसरा देखो है थी मोनोपोली, इसको एकाधिकार कहते हैं, लिख देना बस ऐसे, सिर्फ एक विक्रेता है। मोनोपोली का क्या मतलब क्या है, एकाधिकार। इंग्लिश में बस एकाधिकार, हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार। आज के टाइम पे सरकार ऐसा काम करती है, जैसे रेलवे डाल दो, ट्रेन कौन चला, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में है। रेलवे क्या है, ट्रेन रेलवे, इसरो है, स्पेस पे कौन भेज रहा है, मोनोपोली। अब सरकार जितनी कीमत तय करेगी उतना किराया देना पड़ेगा। लेकिन बस में नहीं है मोनोपोली, बस तो प्राइवेट भी है, ट्रेन में है। ओलिगोपोली इसको बोलते हैं, अल्प हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्पाधिकार बाजार। ये एकाधिकार था, ये अल्पाधिकार, ये कुछ लोग हैं इसमें, चुनिंदा लोग। ये आजकल ज्यादा चलता है ओलिगोपोली, ये भी बड़ी खतरनाक है, इस पे मूल्य 60 गांठ हो जाती है। जैसे लिख देना, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, 2 से 3 है बस, वो तीनों, इसीलिए देखो तीनों हाथ मिला के जब कीमतें बढ़ाते सबकी बढ़ जाती है एक साथ में। और जो हम लोग हैं, हम लोग बंधे हुए कहाँ जाएं, जियो से वोडाफोन पे जाओगे, वोडाफोन से आइडिया, घूम के इसी पे तीनों में घूमोगे। तो अल्पाधिकार। ऐसे ही कारों में भी यही है, 4-5 कार कंपनी है, उन्हीं में से आप लो जो लेना हो। एग्जाम्पल जरूर डाल देना। इसीलिए कुछ लोग बस मार्केट को कंट्रोल, और उसमें लिख देना 60 गांठ से मूल्य पर नियंत्रण रहता है, वो लोग अपनी 60 गांठ करके प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। एंट्री और एग्जिट जो है वो उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है एंट्री एग्जिट। एक बाजार होता है जिसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये बिल्कुल अलग है, इसको अलग से लिखना, नोट, वो 3 मेन थे बस, इसको अलग से लिखना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता। ये दो बाजारों का मिश्रण है, इसमें एकाधिकार भी है लेकिन प्रतियोगिता भी है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये वाला, मोनोपोली भी है एकाधिकार, और कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता भी है। क्या है देखो इधर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये देखो इसमें क्या होता है, ब्रांड वैल्यू बन जाती है। ऐसे लिख देना, ब्रांड वैल्यू का मतलब यहां पर लिखा जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, वस्तु विभेद होता है। ये वर्ड जरूर लिखना है सबको, यही पूछा जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ये प्रोड्यूस डिफरेंशिएशन लिखा है ना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लिख देना, वस्तु विभेद। और इसको याद कैसे रहोगे, सुनना आता, देखो ऐसे लिख दो, एग्जाम्पल सब लोग लिखो। वस्तु विभेद क्या है, देखो वहां पर भी लिख दो कि नॉर्मल मूवी, भाई मूवी कोई भी बना सकता है पिक्चर, लेकिन सलमान और शाहरुख खान इनकी मूवी। अब क्या हुआ देखो इधर, मूवी बनाने की छूट है, प्रतियोगिता है, कोई भी बना के जाए, अभी बैलेंस खड़ा हो जाए कि भाई मैं पिक्चर बनाऊंगा, कैमरे से अपने बनाने लगे, बना दो। लेकिन बात है आपको वो मार्केट ही नहीं मिलेगी जो बड़े एक्टर्स को मिल रही है। उनका प्रोडक्ट मार्केट में अलग से उसने वो कंट्रोल कर रखा है उसने। तो इसलिए जो छोटे प्रोडक्ट हैं, भले आने जाने की छूट है, एंट्री एग्जिट पे कोई बैन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट उन्हीं का बिकता है जिनकी ब्रांड वैल्यू बन गई। ऐसे किताबों में भी है, इवन कोचिंग इंडस्ट्री में भी बोल सकते हो ना, पढ़ाई में भी ऐसा ही है। चाहे जो अच्छा टीचर कोई है, कोई छोटी जगह वैसे पढ़ा रहा हो, लेकिन नहीं, क्योंकि जिसका ब्रांड बन चुका है, लोग कहेंगे भाई हाँ वही है बेस्ट, बढ़िया ना। तो ऐसे क्या होता है, वस्तु विभेद हो जाता है।
उससे क्या है, और लेकिन ये जरूर लिख देना, एंट्री एग्जिट क्या होती है, फ्री होती है। चलो इतने ये बाजार हो गए, तो लिखना तुम्हें जरूर है। मोनोप्सोनी लिखा होगा एक हमने। हाँ छोड़ेगा नहीं, लिखो मोनोप्सोनी। हाँ लिखो 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 लिखो। ये मार्केट लास्ट क्या लिखी हुई है देखो, एक क्रेता बाजार जिसमें खरी बेचने वाले बहुत हो, खरीदार खरीदार के और एक हो। बेचने वाले बहुत हैं और खरीदार सिर्फ एक है। हाँ? और सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसका है डिफेंस, रक्षा। भारत में देखो बहुत सारी कंपनी है, हथियार बना रही है, टैंक बना रही है, मिसाइल बना रही है, लेकिन वो हम नहीं खरीद सकते जाके। अंबानी भी नहीं खरीद सकता, खरीदेगा कौन, भारत का रक्षा मंत्रालय बस। आर्मी नेवी डिफेंस, तो खरीदार सिर्फ एक, बेचने वाले बहुत सारे। ऐसे ही शुगर मिल भी बोलते हैं, आसपास किसान बहुत बेचने वाले होते हैं, लेकिन उस एरिया में शुगर मिल कम ही होते हैं, एक ही होता है मोस्टली। अब तो प्राइवेट वाले लग जाते हैं, वो अलग हो जाता है, बट ऐसे मिल एक ही होते हैं, हाँ? तो ये पूरी हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी। चलो नहीं, मैक्रो छोटी है, इसमें ज्यादा टेक्निकल चीजें थी। कोई नहीं, हम लोग मैक्रो तो फिर कल ही करेंगे अब। MACRO। कोई नहीं, 2 क्लास में इकोनॉमिक्स हो जाएगी हमारी। ठीक है। क्या, प्लानिंग कमीशन नहीं बोलते तो हो जाता। चलो। हम्म। हम्म। ओके।